यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। प्रिया, क्या तू सो गई? प्रिया, शायद तू सो गई होगी। स्वीट ड्रीम्स। प्रिया, इस वीकेंड मैं तुझे बाहर घुमाने ले चलूंगा। राहुल शर्मा ने मुस्कुराते हुए फोन अपनी जेब में रख लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी और संतोष था। प्रिया लेटली थोड़ी इनकेयर हो गई थी, लेकिन राहुल को पूरा यकीन था कि उसके पास कोई वजह होगी। प्रिया जैसी खूबसूरत लड़की ने उसे, जो कुछ भी नहीं रखता, अपना बॉयफ्रेंड चुना था। राहुल ने सोचा था कि वो उसे वो सब कुछ देगा जो वो चाहे, जितना बेहतर हो सके। तभी उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। स्कूल का दोस्त रोहन कपूर का मैसेज था। राहुल शर्मा, तू अभी तक नहीं पहुंचा। मेरा तीर पहले ही धनुष पर चढ़ा हुआ है। जल्दी आ, वरना वो 40 रुपये वापस कर दे जो तूने उधार लिए थे। राहुल ने जल्दी से अपने सामने वाले लग्जरी होटल के दरवाजे पर दस्तक दी। अगर वो ये काम नहीं कर पाया तो प्रिया को मिशेलिन स्टाइल रेस्टोरेंट में डिनर कैसे कराएगा। वो दरवाजे के सामने खड़ा रहा, लेकिन कोई नहीं खोला। उसने कान लगाकर सुना। अंदर से हल्की हल्की आहें आ रही थीं। राहुल का चेहरा लाल हो गया। उसने कंडोम्स का पैकेट कसकर पकड़ लिया और फिर से शर्माते हुए दरवाजा खटखटाया। सर, रोहन सर, वो चीजें जो आपने मंगवाई थी। 10 मिनट पहले रोहन कपूर ने राहुल को 100 रुपये ट्रांसफर किए थे और बोला था, होटल में कंडोम्स का पैकेट पहुंचा दो, बाकी पैसे टिप समझ लेना। राहुल बहुत खुश हुआ था। प्रिया बहुत दिनों से नई खुली मिशेलिन रेस्टोरेंट में जाना चाहती थी, लेकिन राहुल इतना गरीब था कि वो वहां ले जाने का खर्च नहीं उठा सकता था। वो चुपचाप पैसे बचा रहा था। रोहन के पैसे से वो प्रिया को वो डिनर खिला पाता। उसके बोलते बोलते दरवाजा खुल गया और सामने एक चेहरा आ गया। राहुल को जैसे बिजली का झटका लगा। उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और बोलना भी भूल गया। प्रिया, प्रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? उसके सामने सिर्फ एक बात टॉवल लपेटे खड़ी थी, उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया। प्रिया ने राहुल को देखा तो चौंक गई। फिर उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। राहुल शर्मा, तू कमीने, तू मेरा पीछा कर रहा है क्या? राहुल अभी थप्पड़ से उबर भी नहीं पाया था कि अंदर से एक लड़के की आवाज आई। अरे, मैंने ही उसे कंडोम्स भिजवाए थे। वाह, कितनी तेजी से पहुंच गया। सिर्फ 40 रुपये में कुछ मिनटों में आ गया। रोहन कपूर की आवाज में मजाक और तंज था। वो आगे आया, प्रिया की कमर में हाथ डाला और राहुल को घूरते हुए विजयी मुस्कान के साथ बोला। राहुल को अब सब समझ आ गया। वो धोखा खा गया था। और सबसे शर्मनाक बात, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खुद कंडोम्स पहुंचाए थे, जिससे वो दूसरे लड़के के साथ। प्रिया के चेहरे पर न कोई शर्म थी, न पछतावा। राहुल गुस्से से कांप रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, प्रिया, मैंने तुझे वो सब कुछ देने की कोशिश की जो मैं दे सकता था। फिर तूने मुझे इस तरह धोखा कैसे दे दिया? प्रिया ने तिरस्कार भरी नजरों से राहुल को देखा और बोली, सब कुछ दिया। तू तो बस कहता था गर्म पानी ज्यादा पी ले। पता है, आधे महीने से ज्यादा हो गए और तूने कुछ नहीं किया। तू पुरुष है भी या नहीं? रोहन कपूर ने मुझे मिशेलिन रेस्टोरेंट में ले जाया, ढेर सारी महंगी चीजें गिफ्ट की। तू जैसे गरीब के पास तो एक बैग भी नहीं खरीद सकते। मैं तो बस तेरा मजाक उड़ा रही थी। तूने इसे सीरियस ले लिया।
अगर तुझे थोड़ी सी भी अक्ल होती तो समझ जाता कि कोई लड़की तुझ जैसे गरीब से प्यार नहीं कर सकती। बेचारा गरीब। राहुल ने मुट्ठियां कस ली। उसके कान पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये वही प्रिया है जिसे वो जानता था? रोहन जोर से हंसा और बोला, सुना ना कमीने, बिना पैसे के कोई तुझसे प्यार करेगा? जा, सो जा और सपने देख। कहते हुए रोहन ने राहुल के हाथ से कंडोम्स का पैकेट छीना और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर से दोनों की आवाजें आने लगी। अरे रुक, जल्दी क्या है? वो कमीना अभी बाहर ही खड़ा है। क्या रुकना? मैं चाहता हूं कि वो सुन ले, ताकि उसे पता चले कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वो बस कुचला जाएगा। राहुल होटल के बाहर खड़ा था। उसका हाथ खून से लथपथ था, नाखूनों से कट गया था। वो दरवाजा फिर से खटखटाने की हिम्मत नहीं कर पाया। रोहन की बातें भले ही गंदी थी, लेकिन सच थी। इस दुनिया में पैसा हो तो सब कुछ मिल जाता है। बिना पैसे के सिर्फ अपमान सहना पड़ता है। अगर उसके पास पैसा होता तो आज उसे ये सब नहीं सुनना पड़ता। राहुल होटल से बाहर निकला। सड़क पर भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। उसकी नाक में चुभन हुई और आंखों में आंसू आ गए। तभी फिर से फोन बजने लगा। राहुल उठाना नहीं चाहता था, लेकिन कॉल बार बार आ रही थी। उसने झुंझलाते हुए फोन देखा, एक अनजान नंबर था। उसने गहरी सांस ली और फोन उठाया। कौन है? दूसरी तरफ से उत्साहित और थोड़ी कांपती हुई आवाज आई। राहुल। राहुल बेटा, मैं हूं। मैं तेरा पापा हूं। राहुल का माथा सिकुड़ गया। वो और भी गुस्सा हो गया। तुम पागल हो क्या? झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा तो बहुत पहले मर गए थे। राहुल की बात सच थी। उसकी मां ने हमेशा बताया था कि उसके पिता उसकी पैदाइश के थोड़ी देर बाद ही चल बसे थे। फोन वाले व्यक्ति ने हल्के से हंसते हुए कहा, राहुल, मैं सच में तेरा पिता हूं। कई साल पहले परिवार के बिजनेस को संभालने के लिए मुझे तुम्हारी मां और तुम्हें छोड़कर विदेश जाना पड़ा। जब मैं वापस आया तो तुम्हारी मां तुम्हें लेकर कहीं चली गई थी। मैं सालों से तुम दोनों को ढूंढ रहा था। मैं जानता हूं ये सब मेरी गलती थी। तुम्हारी मां अभी भी मुझसे नाराज होंगी, शायद तुम भी। कोई बात नहीं। इन सालों में तुमने बहुत तकलीफ झेली है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। राहुल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि कोई प्रैंक कर रहा है। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूं। व्यक्ति ने जल्दी से कहा, मत काटना। ऊपर देखो। बिलबोर्ड पर जो आदमी है, वो मैं हूं, तेरा पापा। राहुल ने ऊपर देखा। पूरे सड़क के दोनों तरफ बिलबोर्ड और लेड स्क्रीन्स पर एक शख्स की तस्वीर और नंबर लगे थे। राहुल उसे पहचानता था। विक्रम मल्होत्रा, यूरोप के सबसे अमीर भारतीय। मल्होत्रा फैमिली यूरोप की आधी दौलत कंट्रोल करती थी। कहा जा रहा था कि वो लखनऊ, दिल्ली में निवेश करने आ रहे हैं। राहुल ने ठंडी हंसी हंसी। अगर तुम सच में विक्रम मल्होत्रा हो तो मुझे 2 अरब रुपए ट्रांसफर कर दो, फिर मैं मानूंगा। दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने थोड़ा चौंक कर भी तुरंत कहा, ठीक है, अभी ट्रांसफर करता हूं। लेकिन हमारा रिश्ता अभी सीक्रेट रखना। अपनी मां को मत बताना। वो अभी भी मुझसे नफरत करती होंगी। मैं अपना असिस्टेंट लखनऊ भेज रहा हूं। वो तुमसे मिलेगा। बाद में हम बात करेंगे। फोन कट गया। राहुल फोन देखता रह गया। कहां से आ गया ये पागल? विक्रम मल्होत्रा, मेरा बाप। वो सिर हिलाकर मुस्कुराया। अचानक फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने देखा, एक मैसेज आया था। आपके बैंक अकाउंट में 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। राहुल शर्मा बैंक के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन पर वो मैसेज बार बार पढ़ रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। 200 करोड़। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें फैल गईं। वो गिनने लगा, 1000, लाख, करोड़। 200 करोड़। राहुल कांप गया। उसने अभी अभी जो फोन कॉल आया था, वो याद आ गया। उसने तेजी से सांस ली और बिना ज्यादा सोचे सबसे नजदीकी एटीएम की तरफ दौड़ पड़ा।
कांपते हाथों से उसने अपना डेबिट कार्ड डाला, पासवर्ड डाला। जब बैलेंस दिखा 10 अंकों वाला नंबर तो उसके पैर लड़खड़ा गए और वो लगभग जमीन पर गिर ही जाता। एक पल बाद उसने विथड्रॉ बटन दबाया और 1 लाख रुपये टाइप किए। जब नोट्स उसके हाथ में आए तब भी राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सपना तो नहीं है ना? उसने खुद को जोर से चुटकी काटी। दर्द हुआ। फिर वो 1 लाख रुपये के नोटों को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। सच है, विक्रम मल्होत्रा मेरा बाप है। वो यूरोप का सबसे अमीर भारतीय। और उसने मुझे 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, सालों की सारी हताशा, गुस्सा और दर्द एक साथ उफान मारने लगा। लेकिन रोने से पहले ही उसके फोन ने फिर बजना शुरू कर दिया। राहुल ने फोन निकाला। नंबर उसके दोस्त चरण का था। जैसे ही उसने फोन उठाया, चरण की कैजुअल आवाज आई। राहुल, कहाँ मर गया है तू? 9 ड्रैगन रेस्टोरेंट में हम सब इंतजार कर रहे हैं। तू आखिरी बचा है। राहुल ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उलझन में बोला, 9 ड्रैगन, वो तो हमारे यूनिवर्सिटी के पास का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है ना? चरण उत्साहित होकर बोला, हाँ भाई, आज मेरी मौसी की बर्थडे है। वो बहुत खुश हुई, इसलिए उन्होंने एले को कुछ पैसे दिए। एले ने कहा कि आज सबको खिला देगी। राहुल का चेहरा और भी सिकुड़ गया। वो धीरे से बोला, एले तेरी कजिन है, मेरी नहीं। मुझे उसकी पार्टी में क्यों जाना है? सच तो ये था कि एले हमेशा राहुल को नीचा दिखाती थी और कभी सम्मान नहीं देती थी। चरण ने राहुल के मूड का अंदाजा नहीं लगाया और बोला, अरे कोई बात नहीं यार, बस आ जा। अगर तू नहीं आया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। जल्दी आ, सब वेट कर रहे हैं। फोन कट गया। राहुल ने सोचा चरण ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। उसे मना करना ठीक नहीं लग रहा था। उसने बैंक से बाहर निकलकर एक टैक्सी ली और 9 ड्रैगन रेस्टोरेंट पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा, चरण बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। वो बहुत उत्साहित था। उसने राहुल को सीधे दूसरे तल्ले के प्राइवेट डाइनिंग रूम में ले गया। रूम में एक लड़का और 3 लड़कियां बैठी थीं। लड़का उसका दोस्त देव था। 3 लड़कियों में एक चरण की कजिन एले थी और उसके दोस्त लिली और जोआना। राहुल को अजीब सा महसूस हुआ। देव शर्माते हुए उसकी तरफ देख रहा था। एले और छोटे बालों वाली लिली जोर से हंस पड़ी। चरण को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या हुआ यार? देव ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, चरण, तुझे पता नहीं क्या? राहुल का प्रिया से ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर चरण चौंक गया और हैरानी से बोला, राहुल, क्या हुआ भाई? तुम दोनों तो अच्छी जोड़ी लगते थे। इतनी जल्दी ब्रेकअप क्यों? राहुल कुछ जवाब देने से पहले ही एले ने तंज कसते हुए कहा, अरे चुप कर राहुल, खुद को मत फुसला। प्रिया ने तुझे डंप कर दिया है। अभी लिली ने हमें प्रिया का व्हाट्सएप स्टेटस दिखाया। उसने बेड पर अपने और किसी लड़के की इंटीमेट फोटोज डाली हैं। राहुल, हाँ, खुद को देख तो, तू इतना गरीब है, फिर भी तू प्रिया जैसी हॉट लड़की के साथ डेट करना चाहता था। मेढक स्वान का गोश्त खाने चला था। चरण को बहुत बुरा लगा। वो धीरे से बोला, एले, तू क्या बोल रही है? एले ने तिरस्कार से कहा, क्यों नहीं बोल सकती? ये गरीब है, बेवकूफ भी है। प्रिया जैसी खूबसूरत लड़की ने इसे क्यों चुना? गरीब और मूर्ख ऐसे लोग जीते क्यों हैं? जब भी कोई बुलाए, ये बिना शर्म के खाने चला आता है। चरण गुस्से से बोला, एले, अब बस कर। उसकी बात बीच में ही कट गई। राहुल की आवाज आई, इस दिन का बिल मैं दे दूंगा। सब हैरान होकर राहुल की तरफ देखने लगे। राहुल का चेहरा लाल था, लेकिन वो गंभीरता से सबकी तरफ देख रहा था। चरण ने राहुल को खींचकर धीरे से कहा, राहुल, तू क्या कर रहा है? एले थोड़ी तेज है, लेकिन वो हमेशा ऐसी ही बातें करती है। दिल पर मत ले। अगर तूने 10 रुपये कमाए तो 9 रुपये 50 पैसे प्रिया पर खर्च कर देता था। ऐसे कैसे पैसे बचा पाएगा? एले ने फिर तंज मारा। अरे मेरे कान ठीक है ना? कुछ लोग तो अच्छा खासा खाने का मौका मिला है फिर भी ब्रैग कर रहे हैं। तुझे पता भी है 9 ड्रैगन में एक डिश कम से कम 1000 रुपये की होती है। तू बिल देगा? मत बना अपनी। क्यों नहीं कह देता कि तेरा बाप विक्रम मल्होत्रा है? राहुल ने सीधे जवाब दिया, हाँ, मेरा बाप विक्रम मल्होत्रा ही है। तुझे कैसे पता? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार हंसी का ठहाका लगा। एले हंसते हुए अपनी छोटे बालों वाली दोस्त लिली से बोली, लिली, सुना, ये कह रहा है कि उसका बाप विक्रम मल्होत्रा है। हा। लिली तो पेट पकड़कर हंस रही थी। अरे बहुत मजा आ गया। ये बिना सोचे बोलता है। विक्रम मल्होत्रा इसका बाप? फिर तो मेरा बाप भी हो सकता है। राहुल चुपचाप खड़ा था। कोई भी उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे याद आ गया, उसके पिता ने कहा था कि रिश्ता अभी सीक्रेट रखना है। इसलिए वो चुप रह गया। चरण ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे सब शांत हो जाओ, मैं तो बहुत भूखा हूँ। वेटर, प्लीज ऑर्डर ले लो। एले ने राहुल को घृणा भरी नजरों से देखा और जोर से बोली, लिली और जोआना, तुम लोग जो मन चाहे ऑर्डर कर लो। आज मेरे पापा ने मुझे 5000 रुपये दिए हैं। मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ जिनके जेब में 50 पैसे भी नहीं होते, फिर भी ब्रैग करते फिरते हैं। लड़कियों ने ऑर्डर कर दिया।
कुछ महंगी वाइन की बोतलें भी मंगवाईं, जिनका ब्रांड राहुल ने कभी सुना भी नहीं था। दिन खत्म होने तक सब थोड़ा शांत हो गए थे। राहुल ने बहुत कम खाया और चॉपस्टिक्स रख दी। चरण को राहुल पर दया आ रही थी। उसने झुककर धीरे से कहा, राहुल, थोड़ा और खा लेना यार। एले ऐसी ही है, दिल पर मत ले। एले ने होंठ सिकोड़कर राहुल को घृणा से देखा और जोर से बोली, तुम्हें तो भूखे मरना चाहिए। आज का मौका हाथ से गया तो आगे ये डिश सिर्फ सपने में ही खा पाओगे। वेटर, बिल लाओ। चरण कुछ कहने ही वाला था कि राहुल ने उसका कपड़ा खींच लिया। वो नहीं चाहता था कि चरण अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करे। थोड़ी देर बाद वेटर मुस्कुराते हुए आया और बोला, आपका कुल बिल 19,840 रुपये बनता है। कैश या कार्ड से पेमेंट करेंगे? सब हैरान रह गए। एक दिन में इतना महंगा बिल। एले का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, इतना महंगा कैसे हो गया? कोई गलती तो नहीं हुई? वेटर ने बिल एले को थमाते हुए कहा, जो डिशेज आपने खाए हैं वो 2,220 रुपये के हैं। बाकी सब ड्रिंक्स हैं। आपकी साइड वाली लड़की ने 2 बोतल इंपोर्टेड रेड वाइन ली थी, हर बोतल 5,000 रुपये की। सबने लिली की तरफ देखा। लिली का चेहरा उतर गया। वो बोली, एले, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वाइन इतनी महंगी है। एले के हाथ में बिल था। उसका चेहरा टूटा हुआ सा लग रहा था। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं। कुछ पल चुप्पी के बाद एले ने दांत पीसते हुए कहा, क्या किसी के पास पैसे हैं? मुझे उधार दो, बाद में वापस कर दूंगी। सबने जेब टटोली। लिली ने कहा, उसके पास कुछ नहीं है। जोआना ने करीब 700 रुपये निकाले। चरण और देव ने मिलाकर करीब 1,000 रुपये जमा किए। फिर भी बिल पूरा नहीं हुआ। चरण ने अनमने ढंग से राहुल की तरफ देखा और पूछा, राहुल, तेरे पास कुछ है क्या? एले तुरंत बोली, इससे पूछने से बेहतर है नीचे सड़क पर भीख मांगने वालों से पूछ लो। शायद उनमें इससे ज्यादा पैसे हों। राहुल ने वो हाथ जो पहले जेब में गया था, वापस खींच लिया। वेटर को सारी स्थिति समझ आ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। वो धीरे से बोला, मैडम, आप लोग बिल पे करने के लिए पैसे तो रखते हैं ना? एले शर्म से लाल हो गई और हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ, बिल हम पे कर देंगे। बस आज मेरे पास पूरा कैश नहीं है। क्या आप मुझे कुछ दिन का टाइम दे सकते हैं? मैं आपको नोट लिख देती हूँ। वेटर ने भौहें सिकोड़ी। वॉकी टॉकी पर कुछ कहा। तुरंत कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। अपने मम्मी पापा को फोन कीजिए और पैसे मंगवाए। एले का चेहरा बदल गया। वो घबरा कर बोली, नहीं प्लीज, अगर मेरे पापा और सौतेली माँ को पता चला कि मैंने एक दिन में 10,000 से ज्यादा खर्च कर दिए तो वो मुझे मार ही डालेंगे। एले अभी बोल ही रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ गए और उसे पकड़कर ले जाने लगे। तभी एक आवाज आई, रुकिए 1 मिनट। सब रुक गए और राहुल की तरफ देखने लगे। वेटर ने राहुल के साधारण कपड़ों को देखकर तुरंत तंज कसा, क्या आप बिल पे करना चाहते हैं क्या? चैप्टर 3। राहुल शर्मा ने चरण की तरफ देखा और शांति से बोला, मेरे पास अभी कैश नहीं है। वैसे तू अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर पूछ लेना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एले जोर से चिल्लाए, राहुल, तू पागल है क्या? अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो चुपचाप बैठ। बोलने की जरूरत नहीं। राहुल ने गुस्साई हुई एले को इग्नोर कर दिया और सिर्फ चरण को इशारा किया कि अपना फोन चेक कर ले। चरण थोड़ा कंफ्यूज्ड था। उसने फोन अनलॉक किया और व्हाट्सएप पर ट्रांसफर अलर्ट देखकर चौंक गया। राहुल ने उसे 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। ये चरण हैरानी और उलझन से राहुल की तरफ देखने लगा। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया, मतलब था अभी कुछ मत बोलना। वेटर थोड़ा इधर उधर हो चुका था। वो अधीर होकर बोला, आप लोग हो गए। अगर इस लड़की को बचाना है तो पूरा बिल पे कर दो, वरना हम इसे ले जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स एले को खींचने लगे। एले रोने लगी। इतना देखकर चरण तुरंत बोला, रुकिए, मेरे दोस्त ने मुझे पैसे भेज दिए हैं। मैं अभी बिल पे कर देता हूँ। चरण ने फोन से जल्दी से बिल पे कर दिया। जैसे ही वेटर को कंफर्मेशन मिला कि पैसे आ गए हैं, उसने सबको तिरस्कार भरी नजर से देखा और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चला गया। वेटर के जाने के बाद सब थोड़ा राहत की सांस लेने लगे। देव ने चरण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चरण, आज अगर तू नहीं होता तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। जो काफी देर से चुप थी, लिली अब बोली, बिल्कुल सही चरण, तू सच में बहुत बहादुर है। मुश्किल वक्त में तूने आगे बढ़कर सब संभाल लिया। कुछ लोग तो बस अपना मुंह छुपाए बैठे रहते हैं। लिली की बात साफ तौर पर राहुल को नीचा दिखाने के लिए थी। चरण को बहुत बुरा लगा और वो कुछ कहने ही वाला था कि वाह, एले अभी शौक से बाहर आई थी। वो सीधे राहुल की तरफ झपटी और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। चरण हैरान रह गया और गुस्से से चिल्लाया, एले, तुझे क्या हो गया है? एले ने राहुल को घृणा से घूरते हुए दांत पीस कर कहा, चरण, मैं तुझे गंभीरता से बता रही हूं, अगर तू आगे भी शर्मिंदा नहीं होना चाहता तो इस कचरे के साथ कभी मत घूमना। मुसीबत के समय में मदद करने की बजाय इसने आग में घी डाल दिया। क्या ये मुझे मारवाना चाहता था? चरण गुस्से से बोला, तू क्या बक रही है? तुझे पता भी है
उसकी बात बीच में ही कट गई क्योंकि राहुल ने उसे पीछे खींच लिया। चरण, अब और कुछ मत बोल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने सिर हिला दिया। वो नहीं चाहता था कि बहुत से लोग उसके राज के बारे में जान जाएं। उसने एले की मदद सिर्फ चरण के लिए की थी। ये पहली और आखिरी बार था। एले ने राहुल को फिर से घृणा से देखा, उसका हाथ पकड़कर चरण को बाहर खींच लिया। बाहर निकलने के बाद भी चरण बहुत गुस्सा था। उसने पास पड़े कूड़ेदान को लात मार दी और नाराजगी से बोला, राहुल, तूने मुझे क्यों नहीं बताने दिया? अगर तूने मदद न की होती तो पता नहीं एले को क्या झेलना पड़ता। अगर वो मेरी बहन न होती तो मैं खुद उसे थप्पड़ मार देता। राहुल ने चरण के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चरण अभी भी कुछ कहना चाहता था लेकिन अचानक रुक गया। उसने राहुल को देखकर शक भरी नजरों से पूछा, राहुल, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? राहुल को जवाब देते नहीं बन रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे समस्या से निकले और इस पैसे का राज छुपाए। अगर वो कहता कि ये पैसे उसने खुद बचाए हैं तो चरण कभी नहीं मानता। राहुल तो नूडल्स का एक प्लेट भी मुश्किल से खरीद पाता था। अचानक उसके पास 10,000 रुपये आ जाएं, कोई भी हैरान हो जाता। राहुल ने मुंह खोला ही था कि अचानक उसका फोन बज उठा। उसने जल्दी से फोन निकाला, अनजान नंबर था। क्या फिर से पापा का फोन है? जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक स्त्री की नर्म और सुसंस्कृत आवाज आई। नमस्ते, युवा मालिक राहुल। राहुल को थोड़ी उलझन हुई। उसने पूछा, आप कौन हैं? महिला धीरे से बोली, मेरा नाम मेघना शर्मा है। श्री मल्होत्रा ने मुझे आपके पास कुछ चीज भेजने को कहा है। अगर आप फंग बयान हैं तो मैं अभी भिजवा देती हूँ। राहुल ने चारों तरफ देखा और बोला, आप बता दे कहाँ हैं, मैं खुद आ जाता हूँ। मेघना ने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या आप क्वीन बार में आ सकते हैं? वो आपके कॉलेज के पास सबसे बड़ा और हाई क्लास बार है। क्या ठीक रहेगा? राहुल ने हाँ कहा, फोन रखा और चरण की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अभी एक काम निपटाना है। चरण ने जटिल नजरों से उसे देखा और बोला, ठीक है, लेकिन तूने अभी तक ये पैसे वाली बात नहीं बताई। राहुल मुस्कुराया, बाद में बताऊंगा, कहकर उसने एक टैक्सी रोकी और चला गया। 10 मिनट बाद टैक्सी क्वीन बार के सामने रुकी। ये यूनिवर्सिटी के पास का सबसे महंगा और लग्जरी बार था। राहुल ने उस शानदार बिल्डिंग को देखा और अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। राहुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। 6-7 लड़के लड़कियां खड़े थे। सबसे आगे एक लड़की थी, बालों में हल्के हाइलाइट्स, महंगे ब्रांड के कपड़े पहने, बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश। अरे नीना, क्या बात है, इत्तेफाक से मिल गए। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये लड़की नीना गुप्ता थी, राहुल की क्लासमेट। उसके पीछे वाले सब राहुल के सहपाठी थे। राहुल का जवाब सुनकर नीना के चेहरे पर तिरस्कार छा गया। वो हाथ मुंह पर रखकर नाटकीय ढंग से हंसी। देखो तो सही, तू यहाँ आ सकता है। ध्यान से देख, ये क्वीन बार है। यहाँ एक ड्रिंक भी तेरे 6 महीने के खर्चे के बराबर है। तू झूठ बोल रहा है। प्रिया ने तुझे धोखा दिया, उसके बाद भी तेरा यहाँ घूमने का मन है। बेहतर है कि कुछ काम धंधा करके पैसे कमा ले, वरना भूखों मर जाएगा। कोई पूछने वाला भी नहीं है। या फिर यहाँ वेटर बन जा। नीना के बोलते ही उसके पीछे वाले सब हंसने लगे और राहुल को ताने मारने लगे। हा, चढ़ का पोस्ट देखा क्या? कितना बेचारा है। किसी को इसकी मदद करने की जरूरत नहीं, ये तो कुचले जाने लायक है। राहुल ने उनकी बातें सुनी, मन ही मन आह भरी, लेकिन कुछ नहीं बोला। बस मुस्कुराकर कहा, मिलते हैं बाद में, कहकर वो उनकी तरफ ध्यान दिए बिना सीधा बार के अंदर चला गया। राहुल के जाते ही नीना के पीछे खड़े स्टड्स पहने लड़के ने जमीन पर थूका और गाली दी। क्या बकवास है, क्वीन बार में ये गरीब क्या कर रहा है? कह रहा है किसी का इंतजार कर रहा है। बड़ा फर्जी है। नीना ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो, जब बाद में मिले तो इसे हमारे सामने सर्व करवाएंगे। तब देखते हैं कि ये कितना तगड़ा बनता है। बार के अंदर घुसते ही मध्यम रोशनी और तेज संगीत ने राहुल को घेर लिया। इतना शोर सुनकर उसे थोड़ी असहजता हुई। वो मेघना को कॉल करने ही वाला था कि पीछे से एक नर्म आवाज आई, नमस्ते, युवा मालिक राहुल। राहुल ने मुड़कर देखा और हैरान रह गया। उसके पीछे एक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट महिला खड़ी थी, नाजुक चेहरा, आकर्षक फिगर, भूरे घुंघराले बाल। एक पल बाद वो संभला और शर्माते हुए मुस्कुराया, आप ही मेघना जी हैं? महिला ने सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, जी, श्री मल्होत्रा ने मुझे आपके पास भेजा है। युवा मालिक राहुल, आगे से आप मुझे किसी भी काम के लिए कभी भी बुला सकते हैं। राहुल ने हाथ मिलाया। दोनों ने एक टेबल पर बैठकर बात शुरू की। मेघना ने वेटर को बुलाकर पहले 2 ग्लास पानी मंगवाए और फिर एक बोतल रेड वाइन ऑर्डर की। मध्यम रोशनी में मेघना हमेशा मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी बैग से एक घड़ी निकाली और राहुल को देते हुए बोली, युवा मालिक राहुल, ये घड़ी मल्होत्रा परिवार का प्रतीक है। इसमें परिवार का बैज लगा हुआ है। इसे पहनकर आप मल्होत्रा परिवार के किसी भी जगह बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर सकते हैं।
राहुल ने घड़ी को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। उसमें सोने का ड्रैगन आकार का बैज था, मल्होत्रा परिवार का प्रतीक। तभी उसने मेघना की कलाई पर भी एक घड़ी देखी। उसमें भी ड्रैगन बैज था, लेकिन बहुत छोटा और लोहे जैसा भूरा रंग का। राहुल की नज़र देखकर मेघना मुस्कुराए और समझाया, युवा मालिक, बैज का रंग पहचान और पद बताता है। अलग अलग रंग हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और आयरन ब्राउन। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे आयरन ब्राउन बैज मिला है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। सिर्फ आप जैसे लोग और श्री मल्होत्रा ही सबसे ऊंचे गोल्ड कलर का बैज पहनने के हकदार हैं। राहुल ने सोचते हुए सिर हिलाया। मेघना आगे बोली, युवा मालिक राहुल, शायद आपकी नज़र में दुनिया में ढेर सारे अरबपति हैं जो हर सेकंड में लाखों कमा रहे हैं या फोर्ब्स लिस्ट में आते हैं। लेकिन मल्होत्रा परिवार के लिए वे लोग नौकरों के भी लायक नहीं हैं। मल्होत्रा परिवार इतना शक्तिशाली है कि जैसे पूरी दुनिया उसके हाथ की मुट्ठी में हो। राहुल चौंक गया और पूछा, पूरी दुनिया? मेघना खड़ी हुई और मुस्कुराई। उदाहरण के लिए, ये क्वीन बार भी मल्होत्रा परिवार का ही है। जब तक कोई इस दुनिया में जी रहा है, उसे मल्होत्रा परिवार पर निर्भर रहना ही पड़ता है। राहुल के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसके परिवार की ताकत कितनी बड़ी है। तभी मेघना ने उसकी सोच को बीच में रोका और पेशेवर अंदाज में बोली, माफ कीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? राहुल ने हाँ कहा। मेघना के जाते हुए पीछे देखकर वो सोच में पड़ गया, मेरे पिता और उनका परिवार आखिर किस तरह का अस्तित्व है। इतने में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने मुड़कर देखा, एक वेट्रेस की यूनिफॉर्म में एक युवती खड़ी थी, जो पसीने से तर थी। वो बोली, भैया, एक मदद कर दोगे? मैं थोड़ी बीमार महसूस कर रही हूँ। क्या तुम ये बियर की ट्रे उस टेबल तक पहुंचा दोगे? बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल मुस्कुराया और हाँ कह दिया। वो हमेशा दूसरों की मदद करने वाला रहा था। उसने ट्रे उठाए और पास वाली टेबल पर बियर पहुंचा दी। जैसे ही वो वापस आने लगा, पीछे से एक तेज आवाज आई, राहुल, ए स्टूपिड जर्क, इधर आ। राहुल, तूने कहा था कि तू यहाँ काम नहीं करता। फिर तूने वो रेड वाइन उन लोगों को क्यों पहुंचाई? हाँ, तेरी झूठ पकड़ी गई। मुझे झूठ बोलना इतना मजेदार लगता है। कितना भोला है तू। बोलने वाली नीना गुप्ता थी। वो इस वक्त राहुल को घमंड भरी नजरों से घूर रही थी। वेटर की मदद कर रहा था, है ना? राहुल ने शांति से जवाब दिया। मैंने आखिरी बार बता दिया, मैं यहाँ वेटर नहीं हूँ। बस ब्रैग करता रह। हकीकत सामने आने के बाद भी मानता नहीं। नीना ने तिरस्कार से कहा, क्यों नहीं मान लेता कि तू गरीब है? तुझे तो यहाँ पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो भी किस्मत समझनी चाहिए। हमारे साथ कंपटीशन करने की कोशिश मत कर। तू खुद को क्या समझता है? जल्दी से मेरे लिए एक पिंट जर्मन ब्लैक बियर ले आ, 320 रुपये वाली। राहुल ने थकान भरे अंदाज में कहा। मैंने आखिरी बार कहा, मैं यहाँ वेटर नहीं हूँ। राहुल मुड़कर जाने ही वाला था कि नीना ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वो शर्मिंदगी से गुस्सा हो गई और चिल्लाई, अपनी औकात मत भूल, मैं तुझे अभी बियर लाने को कह रही हूँ। तू लाएगा या नहीं? नीना की आवाज में साफ धमकी थी। राहुल उसे अच्छी तरह जानता था। अगर इस वक्त उसने मना कर दिया तो कॉलेज में वापस जाकर नीना उसके साथ क्या क्या कर सकती है, ये सोचकर ही उसका दिल बैठ गया। ज्यादा झंझट में क्यों पड़े? राहुल ने मन ही मन गहरी सांस ली, बार काउंटर की तरफ मुड़ा, एक बोतल बियर उठाए और नीना के सामने रख दी। वो लोग राहुल की तरफ इशारा करके मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने कुछ नहीं देखा। ये लोग कॉलेज में बदमाशी के लिए मशहूर थे। इन्हें छेड़ना मतलब मुसीबत मोल लेना। राहुल ने बियर रख कर जाने की कोशिश की। तभी स्टड्स पहने लड़के ने उसे रोक लिया और बोला, एक मिनट रुक। राहुल, तूने अभी कहा था कि तू वेटर नहीं है। फिर तूने हमारे लिए बियर क्यों लाए? हाँ, तू सच में बहुत मजेदार है। तू एक घटिया आदमी है, लेकिन मानता नहीं। क्या हमें सर्व करना तेरे लिए शर्म की बात है? नीना भी तंज कसते हुए बोली, क्योंकि तू गरीब है। हमें देखते ही तू बचता फिरता है, जैसे हम तुझे देखना भी चाहते हों। तू खुद को क्या समझता है? राहुल को अब थोड़ा चिढ़ होने लगी। उसने भौहें उठाईं और बोला, आखिरी बार बता रहा हूं, मैं वेटर नहीं हूं। मैं यहाँ मजे करने आया हूं। मानो या ना मानो, मुझे तुम लोगों से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। राहुल जाने ही वाला था कि नीना अचानक उठी और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। बेवकूफ, मैं तुझसे नम्रता से बात कर रही थी, है ना? तू किससे बात कर रहा है? स्टड्स वाला लड़का भी गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसने राहुल की नाक की तरफ उंगली करके गाली दी। क्या फिर से शुरू करेगा? एक कमीना, नीच इंसान। तू दुनिया को ऊपर नीचे करना चाहता है क्या? राहुल का चेहरा जल रहा था। अगर नीना लड़की न होती तो वो अभी उसे थप्पड़ मार चुका होता। राहुल ने नीना को घूरा, लेकिन नीना ने उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। वो व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, अभी भी नहीं मान रहा? बस ब्रेक बंद कर। तू यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर लेता है? शर्म नहीं आती? ये क्वीन बार है। देख, ये बियर का ग्लास जो मैं पकड़े हूँ, ये 100 रुपये से भी ज्यादा का है। क्या तू इसे अफोर्ड कर सकता है? नहीं, नहीं, तू आज नहीं अफोर्ड कर सकता, अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं अफोर्ड कर पाएगा।
हाँ, इसे पी ले, ये सैकड़ों रुपए वाली ब्लैक बियर है, पीकर अपनी पूरी जिंदगी ब्रैग कर लेना। उसके इस हरकत पर सब जोर से हंस पड़े। वे राहुल को व्यंग्यात्मक नजरों से देख रहे थे और उनकी मुस्कानें और भी घमंडी होती जा रही थीं। राहुल ने टूटे हुए दिल से उन लोगों को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतना घमंड क्यों करते हैं। सिर्फ इसलिए कि उनके घर वाले अमीर हैं, इसलिए वो खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं। शायद पहले ये बात राहुल को चुभती थी, लेकिन अब उसे ये लोग बहुत भोले और लाइलाज लग रहे थे। अचानक एक आवाज ने उन्हें बीच में रोक दिया। नमस्ते, आपकी रेड वाइन तैयार है, क्या अभी खोल दूं? सबकी हंसी अचानक रुक गई। वे मुड़े तो देखा, एक सूट पहने मिडिल एज मैन मुस्कुराते हुए उनके पास खड़ा था। साफ था कि वो साधारण वेटर नहीं, बल्कि बार का मैनेजर था। उसके ट्रे पर एक बोतल रेड वाइन और 2 वाइन ग्लास रखे थे। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही स्टड्स वाला लड़का वाइन की ब्रांड देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये ल रोमेन कॉन्टी है। स्टड्स वाले की आंखें फैल गईं। इस बोतल की कीमत 60,000 रुपये से भी ज्यादा है। किसने ऑर्डर किया है? उसके परिवार का बिजनेस वाइन से जुड़ा था, इसलिए उसे इस वाइन की कीमत और हैसियत अच्छी तरह पता थी। अरे, इतनी महंगी! नीना भी हैरान हो गई। तुम में से किसी ने ऑर्डर की क्या? नीना ने तेजी से सिर हिलाया। उसके साथ आए सब लोगों ने भी इनकार में सिर हिला दिया। स्टड्स वाला लड़का थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा था शायद नीना ने ऑर्डर किया हो। हालांकि संभावना कम थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी। उसने कभी इतनी महंगी वाइन नहीं पी थी। एक घूंट पीकर वो दोस्तों के बीच महीनों ब्रैग कर सकता था, लेकिन अब वो सिर्फ कल्पना ही कर सकता था। उसने निराश होकर मैनेजर से कहा, सॉरी, आप गलत जगह भेज रहे हैं, ये वाइन हमने नहीं ऑर्डर की। सब एक दूसरे को देखने लगे। वे सोच रहे थे कि मैनेजर अब चला जाएगा और वे देखेंगे कि आखिर किसने इतनी महंगी वाइन ऑर्डर की। लेकिन मैनेजर ने उनकी बात सुनकर ठंडी मुस्कान दी और बोला, सॉरी, लेकिन मैंने आपसे नहीं पूछा। ये सुनकर सबके चेहरे फिर से लाल हो गए। स्टड्स वाला लड़का सोचने लगा, यहाँ हमारे अलावा और कौन है? क्या ये राहुल से पूछ रहा है? हे, वो गरीब इस तरह की वाइन कैसे अफोर्ड कर सकता है? ये सोचकर स्टड्स वाले ने राहुल की तरफ व्यंग्य से देखा और बोला, अरे, जल्दी से चला जा, यहाँ मूर्ख की तरह क्यों खड़ा है? क्या तू ये सोच रहा है कि ये वाइन तूने ही ऑर्डर की है? स्टड्स वाले की बात खत्म होते ही मैनेजर ने उसे ठंडी नजर से देखा और शांति से बोला, जी हाँ, इन्हीं साहब ने ये वाइन ऑर्डर की है। आपको कोई समस्या है क्या? ये सुनकर राहुल भी एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसे याद आया, मेघना ने पहले वाइन ऑर्डर की थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो वाइन इतनी महंगी होगी। मिडिल एज मैनेजर ने राहुल की तरफ थोड़ा झुककर सम्मान से कहा, सर, आपकी रेड वाइन तैयार है। मैनेजर के इन शब्दों ने उन लोगों के दिलों में जैसे बम फोड़ा। स्टड्स वाला हो या नीना, सबके चेहरे शौक से बेजान पड़ गए। उनके दिल पर जैसे भारी हथौड़ा पड़ा हो। काफी देर तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। क्या कहा? स्टड्स वाला लड़का काफी देर बाद संभला। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। उसने मैनेजर से पूछा, भाई, पक्का है इन्हीं ने? ये लड़का, ये कैसे ल रोमेन कॉन्टी अफोर्ड कर सकता है? आपने जरूर गलत व्यक्ति को समझ लिया होगा। नीना भी अभी शौक से बाहर आई थी। उसने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, मैं इस लड़के को अच्छी तरह जानती हूँ। ये इतना गरीब है कि अपनी जिंदगी भी नहीं चला पाता। क्या ये ऐसी बोतल अफोर्ड कर सकता है? जरूर कोई गलती हुई है। आपको सलाह दे रही हूँ। बाकी सब भी सहमति में सिर हिला रहे थे। वे लोग किसी भी कीमत पर यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि राहुल जैसा गरीब लड़का लाखों रुपए वाली वाइन खरीद सकता है। जितना ज्यादा ये लोग इनकार कर रहे थे, मैनेजर के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान उतनी ही गहरी होती जा रही थी। मुझे आप लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है। मैनेजर का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, आप लोग कितने घटिया तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। मैनेजर ने राहुल की तरफ सम्मान से देखा। उसके मन में मुस्कान थी, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें इसे नीचा दिखाने की? उसने वाइन राहुल को सौंप दी, थोड़ा सिर झुकाया और बोला, कृपया एंजॉय कीजिए। ये सब देखकर नीना और उसके साथ वाले पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे ऐसे सफेद पड़ गए थे जैसे उन्होंने कोई कीड़ा खा लिया हो। न सिर्फ शौक था, बल्कि जलन भी कई गुना बढ़ गई थी। स्टड्स वाला लड़का मुट्ठियां कसकर खड़ा था। उसने कभी इतनी महंगी वाइन नहीं पी थी, हालांकि उसके परिवार में पैसा था। फिर ये गरीब लड़का कैसे ऐसी वाइन ऑर्डर कर सकता है? नीना का चेहरा और भी लाल हो गया। उसके नाखून अपनी हथेली में गड़ गए। पहले भी राहुल से उसकी नहीं बनती थी, लेकिन अब वो उसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। चैप्टर 5। इस वक्त नीना और उसके साथ वाले कुछ बोल नहीं पा रहे थे। राहुल मुड़कर जाने ही वाला था कि नीना ने अचानक उसे रोक लिया। राहुल, तूने इतने पैसे कहाँ से लाए? नीना ने पूछा जैसे इंटरोगेशन कर रही हो। राहुल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तेरा कोई काम नहीं, ये मेरे अपने पैसे हैं। तेरे पैसे? तेरे घर वाले तो भिखारी हैं।
तू लाखों रुपए वाली वाइन कैसे अफोर्ड कर सकता है? नीना ने घृणा से कहा, क्या तूने चोरी की है? मैंने पैसे कहाँ से लाए, ये तेरा कोई काम नहीं। चाहे चोरी किए हों या कुछ और। राहुल ने नीना को तिरस्कार भरी नजर से देखा और गंभीरता से बोला, आखिरी बार बता रहा हूं, ये मेरा अपना मामला है। इससे तुझे कोई लेना देना नहीं। कौन कहता है कि मेरा लेना देना नहीं है? तू मेरा क्लासमेट है। अगर तूने कोई जुर्म किया तो हमारी पूरी क्लास की इज्जत खराब होगी। कमीने, इतने पैसे तूने जरूर चोरी किए हैं। तू एक गंदा कमीना है। नीना के गाली देने के बाद वो फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गई। अपनी जुबान संभाल कर बात कर, वरना। राहुल का गुस्सा अब चरम पर था। वो जानता था कि कितना भी बड़ा मंदिर हो, कोई भी खुद को अपमानित नहीं होने देता। नीना को राहुल के गुस्से का अंदाजा लग गया। वो और भी उत्तेजित हो गई और तिरस्कार से बोली, क्या कर लेगा तू? तू कौन होता है मुझे धमकाने वाला? तू? राहुल गुस्से से कांप रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक महिला तेजी से आगे आई और सीधे नीना के पास पहुंचकर उसका हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक! आह! नीना चीखी और कुर्सी पर गिर पड़ी। उसके गाल पर साफ 5 उंगलियों का निशान उभर आया। अब चुप रह। अगर तूने फिर से बदतमीजी की तो मैं वादा करती हूं कि तुझे हमेशा के लिए गूंगी बना दूंगी। मेघना शर्मा ने ठंडी नजरों से नीना और उसके साथ वालों को घूरा। नीना और बाकी पहले तो स्तब्ध रह गए। होश में आने के बाद नीना शेरनी की तरह चिल्लाई, तू कौन है एंडी? तूने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया? मेरा पापा अभय गुप्ता है, टेम्पलर रेस्टोरेंट का मालिक। अगर मैंने पापा को बता दिया कि तूने मुझे मारा है तो तू बुरी तरह मरेगी। स्टड्स वाला लड़का भी गरजा, तुझे पता भी है तूने किसे मारा है? हम इस कमीने को सबक सिखा रहे थे। लेकिन मेघना की नज़र में ये सब बातें बचकानी और हास्यास्पद थीं। वो मल्होत्रा परिवार की लखनऊ दिल्ली क्षेत्र की डायरेक्टर थी। अगर ये बात फैल गई कि उसे इन छोटे मोटे लोगों से डर लगता है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अरे वाह, एक रेस्टोरेंट वाले की बेटी, इतना घमंड। मेघना ने ठंडी हंसी हंसी और बोली, जबकि तेरे माँ बाप ने तुझे अच्छे से रहना नहीं सिखाया तो मैं सिखा देती हूँ। कहकर मेघना ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगी। मेघना अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही वो ये नंबर डायल करेगी, न सिर्फ नीना और स्टड्स वाला, बल्कि उनके पूरे परिवार और टेम्पलर रेस्टोरेंट को एक पल में तबाह कर दिया जाएगा। भले ही नीना का परिवार लखनऊ में थोड़ा बहुत बिजनेस करता हो, लेकिन मल्होत्रा परिवार के सामने वो मिट्टी के बराबर भी नहीं था। मल्होत्रा परिवार बस एक हाथ उठाएगा और सब कुछ कुचल जाएगा। लेकिन नीना और स्टड्स वाला इन सब बातों से अनजान थे। उनके लिए राहुल अभी भी वही गरीब लड़का था और अचानक आई ये महिला पागल लग रही थी। मेघना कॉल करने ही वाली थी कि अचानक राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाया। छोड़ दो, इन्हें जाने दो। मेघना हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये लोग राहुल को इतना अपमानित कर रहे थे, फिर भी वो बस छोड़ दो कह रहा है। मेघना कुछ कहने ही वाली थी कि राहुल ने उसे बीच में रोक दिया। वो अच्छी तरह समझता था कि अगर मेघना ने मल्होत्रा परिवार की ताकत इस्तेमाल की तो नीना का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। राहुल नहीं चाहता था कि नीना के थप्पड़ के बदले किसी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। मेघना को राहुल की बात माननी पड़ी। उसने मन ही मन आह भरी और बोली, तुम लोग बहुत लकी हो। अगर अगली बार फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं वादा करती हूँ कि तुम अपनी गलती को जिंदगी भर याद रखोगे। मेघना की बातों में पूरा भरोसा था। वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो मल्होत्रा परिवार की डायरेक्टर थी और अपना वादा कभी नहीं बदलती थी। नीना को ये सब समझ नहीं आया। जब उसने देखा कि मेघना जा रही है तो वो व्यंग्य से बोली, अरे सुन, बस ऐसे मत चली जा। किसी को बुला और मुझे मार। मुझे धमकी मत दे। तू खुद को क्या समझती है? अगर तूने मुझे कुछ किया तो मेरे पापा तुझे इस शहर से बाहर पैर भी नहीं रखने देंगे। मेघना ने नीना को ठंडी नजर से घूरा। उसे राहुल की बात मानने का अब अफसोस होने लगा था। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं जो मौके का फायदा नहीं उठाते। हाँ, ठीक है, देखती हूँ तेरा बाप कितना ताकतवर है। मेघना ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा और अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। मैसेज भेजते ही कुछ ही मिनटों में ऊपर नीचे, अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड, पूरी दुनिया में हर तरफ हरकत शुरू हो गई। सारा फोकस टेम्पलर रेस्टोरेंट पर था। नीना को इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। मेघना की बात सुनकर वो सिर्फ घमंड से हंसी और बोली, बड़ी बन रही है, हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखा। तू खुद को क्या समझती है? हाँ, अब समझ आ गया। ये कमीना राहुल अचानक लाखों रुपए वाली वाइन पीने लगा था। असल में ये किसी अमीर औरत सुगर मामी का खिलौना बन गया है। गरीब लोग हमेशा स्पाइनलेस होते हैं। आखिरकार बेचने के लिए खुद को ही बेच दिया। ये सुनकर मेघना ने नीना को ऐसे देखा जैसे कोई पागल औरत हो। फिर वो राहुल से नर्म स्वर में बोली, चलो, ऐसे लोगों से एक शब्द और बोलना भी अपमान है। राहुल ने सिर हिलाया और दोनों बार से बाहर निकल गए। वास्तव में नीना अभी भी बहुत गुस्से में थी। उनके जाते हुए पीछे देखकर वो घृणा से चिल्लाए, हरामी, तुम दोनों खुद को क्या समझते हो? तू रैंडी है और ये कमीना रैंडी का रखेल। जो कुत्तों के साथ सोता है वो खुद कुत्ता बन जाता है।
नीना, शांत हो जा। स्टड्स वाला लड़का बोला, मैं अंडरवर्ल्ड में कुछ लोगों को जानता हूँ। चाहे तो मैं किसी को बुलाकर इस एंडी को सबक सिखवा दूं। नीना ने क्रूर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, जरूर, इन्हें अच्छा सबक सिखा। ये लोग आसमान और जमीन की ताकत नहीं जानते। इन्हें समय आ गया है कि सिखाया जाए। इधर राहुल और मेघना बार से बाहर निकल चुके थे। राहुल बहुत उदास लग रहा था। मेघना के मन में राहुल को बचाने की इच्छा जागी, लेकिन फिर वो खुद ही कड़वी मुस्कान मुस्कुराए। ये मल्होत्रा परिवार के मुखिया के बेटे हैं। इन्हें मेरी जैसी नौकरानी की सुरक्षा की क्या जरूरत। फिर उसे याद आया कि श्री मल्होत्रा ने उसे एक मिशन सौंपा है। आपने उन्हें क्यों जाने दिया? मेघना ने थोड़ा सोचकर अजीब से स्वर में पूछा, अगर आपने मुझे नहीं रोका होता तो उन्हें सख्त सजा मिल जाती। राहुल ने मेघना की तरफ थोड़ा घबराकर देखा। सजा? मतलब, क्या तुम उसे मार देती? मेघना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग मरने के लायक होते हैं। मेघना के मुंह से एक इंसान की जिंदगी को इतना मामूली बताते सुनकर राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो छोड़ दो, राहुल ने कहा, उसने मुझे सिर्फ थप्पड़ मारा था। तुमने तो बदला ले लिया। आगे से हम अपना काम देखें। इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं। मेघना थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। जो युवा मालिक उसके सामने खड़ा था, वो उसने पहले कभी मल्होत्रा परिवार में नहीं देखा था। पहले अगर किसी ने परिवार को अपमानित किया होता तो पूरा परिवार अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मन को कुचल देता और उस पर गर्व करता। लेकिन राहुल बिल्कुल अलग था। क्या कॉलेज में भी ये लोग हमेशा आपको ऐसे ही ट्रीट करते हैं? मेघना ने विषय बदलते हुए पूछा, आप बहुत अलग हैं, युवा मालिक राहुल। राहुल ने तेजी से सिर हिला दिया। उसे डर था कि अगर उसने हाँ कहा तो मेघना और ज्यादा कुछ कर बैठेगी। वैसे भी वे सब उसके क्लासमेट थे। अगर किसी की मौत उसके कारण हो गई तो राहुल को जिंदगी भर पछतावा रहेगा। चलो, मैं आपको कॉलेज छोड़ देती हूँ, मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी कार की चाबी निकाली और प्रेस की। दूर खड़ी एक शानदार सफेद मर्सिडीज बेंज G500 की लाइट जल उठी। ये आपकी कार है? राहुल ने हैरानी से कार को देखा। उसे सटीक कीमत नहीं पता थी, लेकिन उसने सुना था कि इस कार की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और मेघना उससे सिर्फ कुछ साल बड़ी लग रही थी। ऐसी कार पसंद है? मेघना ने राहुल की आंखों से भाव पढ़ लिया और मुस्कुराए। अगर युवा मालिक को पसंद है तो मैं आपको गिफ्ट कर देती हूँ। राहुल ने तेजी से सिर हिला दिया। भले ही उसे कार बहुत पसंद थी, लेकिन वो इतना बड़ा तोहफा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मेरे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। राहुल ने शर्माते हुए सिर खुजलाया और कार में बैठ गया। मेघना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगर राहुल ने हाँ कह दिया होता तो वो बिना सोचे कार उसे दे देती। मल्होत्रा परिवार के बेटे को खुश करने के मुकाबले एक मर्सिडीज G500 कुछ भी नहीं थी। कुछ मिनट बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचकर राहुल कार से उतरा और बोला, मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। मेघना मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। उसने राहुल को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और कहा, किसी भी समय बेझिझक कॉल कीजिए। राहुल ने सिर हिलाया और यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। मेघना ने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे वहां से चली गई। इतने में एक BMW X1 यूनिवर्सिटी गेट की तरफ धीरे धीरे आ रही थी। उसमें रोहन कपूर और प्रिया बैठे थे, जो अभी अभी मजे करके लौट रहे थे। रोहन लगातार उस मर्सिडीज बेंज G500 को देख रहा था जो अभी अभी गई थी। वो हैरान था और सोच रहा था कि आखिर उस कार का मालिक कौन होगा। उसकी अपनी BMW X1 के मुकाबले वो कार कई गुना महंगी थी। प्रिया पैसेंजर सीट पर बैठी थी। अचानक उसकी नज़र राहुल पर पड़ी जो हॉस्टल की तरफ जा रहा था। वो चौंक कर चिल्लाए, हनी, देखो ना, वो बेवकूफ राहुल जा रहा है। रोहन होश में आया। उसने सिर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने जोर से एक्सीलेटर दबाया और BMW बिजली की तरह राहुल की तरफ दौड़ पड़ी। पूरे दिन अपनी पिछली घटनाओं के बारे में सोचते हुए राहुल शर्मा इतना खोया हुआ था कि उसे पीछे से आ रही कार का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब उसे कार के पास आने की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक गया और एक तरफ कूद गया। उसके एड़ियों में मोच आ गई। उसी समय वो पागल BMW कुछ दूरी पर ब्रेक मारकर रुक गई। रोहन कपूर ने खिड़की नीचे की और मजाक उड़ाते हुए राहुल को डांटा, रात में सड़क पर नहीं दिखता क्या? अगर मेरी रिफ्लेक्स अच्छी न होती तो अभी तू कुचल गया होता। अरे, तू राहुल शर्मा है ना? हाँ, क्या इत्तेफाक है, इतनी रात को लौट रहा है। क्या प्रिया ने तुझे कोई नया आइडिया नहीं दिया? राहुल दर्द से मुंह बनाते हुए अपने पैर को सहलाने लगा। उसने ऊपर देखा और दांत पीस कर बोला, तुमने जानबूझकर किया है ना? रोहन ने होंठ सिकोड़कर ऐसी मुस्कान दी जैसे कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। वो बोला, हाँ, क्या कर लेगा तू? तेरी जान की कीमत लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। क्या तू समझता है कि तेरी जिंदगी इतनी कीमती है? इतने में प्रिया भी कार से उतरी। वो गुस्से भरे चेहरे के साथ कार के सामने आए और ठंडे स्वर में राहुल को डांटा, राहुल, थोड़ा ध्यान से नहीं चल सकता? ये BMW है। अगर इसमें खरोंच भी लग गई होती तो तू भरपाई नहीं कर पाता। राहुल ने कड़वी मुस्कान दी।
रोहन की BMW X1 लग्जरी कॉन्फ़िगरेशन में भी 40 लाख से कम की थी। अगर वो चाहता तो ऐसी कार खरीदने में उसे कोई तनाव नहीं होता। और प्रिया, राहुल को अच्छी तरह याद था कि सुबह तक वो उसके साथ कितनी मीठी बातें कर रही थी। कितना समय हुआ होगा, ये लड़की अपना दिमाग इतनी जल्दी कैसे बदल लेती है। प्रिया ने राहुल को आंखें दिखाई और गुस्से में कार में बैठ गई, जैसे राहुल से उसे गहरा नफरत हो। रोहन ने ये देखकर ठंडी हंसी हंसी और व्यंग्य से बोला, देख लिया, अभी भी सपने देख रहा है। अगर तू एरिक नॉर्मन का बेटा होता तो क्या कोई तुझे ऐसा करने की हिम्मत करता। लेकिन तू नहीं है, तू एक फटेहाल गरीब है। तुझे तो जिंदगी भर कुचले जाने के लिए ही बना है। रोहन ने सड़क पर थूका, फिर कार में बैठा और तेजी से चला गया। सड़क के किनारे बैठा राहुल उस BMW को जाते हुए देखता रहा। मन ही मन वो थोड़ा उदास हो गया। सच में, मैं विक्रम मल्होत्रा का बेटा हूँ। वो सोचने लगा, अगर एक दिन ये लोग जान गए कि उसके पिता विक्रम मल्होत्रा हैं, तो क्या सोचेंगे। प्रिया को कितना पछतावा होगा। ये सोचकर राहुल को थोड़ी राहत मिली। वो उस दिन का इंतजार करने लगा। उसने पैर को सहलाया, उठा, कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी और देखा कि उसकी पैंट फट गई है। ये तो अभी अभी फटी होगी। ये पैंट वो 2 साल से पहन रहा था। पहले फिटिंग वाली पैंट अब शॉर्ट हो गई थी। अब नई खरीदनी पड़ेगी। राहुल ने सोचा, कल शनिवार है तो वो पास के शॉपिंग मॉल में जा सकता है। अगली सुबह राहुल बहुत जल्दी उठ गया। हल्का नाश्ता करके कैंटीन में ब्रेकफास्ट किया और फिर टैक्सी लेकर पीक प्लाजा शॉपिंग मॉल पहुंच गया। वास्तव में राहुल को नहीं पता था कि उसे कौन से कपड़े खरीदने चाहिए। बस ये सोच रहा था कि सबसे अमीर भारतीय का बेटा होने के बाद भी सस्ते कपड़े पहनना शर्मनाक होगा। जैसे ही राहुल मॉल में घुसा, सामने ही एक स्पेशलाइज्ड शू स्टोर दिखाई दिया। उसने अपने जूते देखे और सोचा, पहले जूते ही खरीद लेते हैं। राहुल अंदर गया। वहां सैकड़ों जूतों की रेंज थी। अचानक उसकी नज़र एक जोड़ी टेनिस शूज पर पड़ी। कीमत 3,780 रुपये। राहुल थोड़ा हिचकिचाया। हालांकि अब वो अमीर हो गया था, लेकिन गरीबी की आदत अभी भी बनी हुई थी। जब वो हिचकिचा ही रहा था कि 3 लड़कियां हंसती बोलती अंदर आईं। अंदर घुसते ही छोटे बालों वाली लड़की ने चारों तरफ देखा और तुरंत राहुल को पहचान लिया। उसने अपनी साथ वाली को खींचकर पूछा, एले, देख तो, वो राहुल नहीं है क्या। बोलने वाली लिली थी, जो कल नौ ड्रैगन रेस्टोरेंट में थी। और जिसे उसने खींचा वो एले थी। ये सुनकर एले ने भौहें सिकुड़ी और लिली की बताई दिशा में देखा। उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। वो गुर्राई, हम्फ, क्या बदकिस्मती है, ये मूर्ख कहीं भी दिख जाता है। कहकर एले गुस्से में राहुल की तरफ बढ़ी। उसके साथ वाली लड़की जोआना भी थी, जो कल रेस्टोरेंट में थी। वो एले को रोकने की कोशिश करने लगी। एले, तू क्या कर रही है। ये इतना गरीब है, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर लेता है। जोआना ने एले के स्वर से समझ लिया कि वो कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसलिए वो भी पीछे पीछे चल दी। उस वक्त राहुल उन टेनिस शूज को देख रहा था और उन्हें हाथ से छोड़ नहीं पा रहा था। ओह, मैं आपको सलाह देती हूँ कि इन जूतों को तुरंत रख दीजिए। ये गरीब इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। सावधान रहिए, कहीं ये आपके जूतों पर दाग न लगा दे। एले ने अचानक राहुल को देखकर ये बात कही। सेल्स गर्ल, जो राहुल को पहले से फॉलो कर रही थी, एले की बात सुनकर राहुल को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। राहुल के साधारण और फटे हुए कपड़े देखकर उसका व्यवहार तुरंत ठंडा पड़ गया। पहले जैसा उत्साह अब नहीं रहा। सर, क्या आप इन्हें खरीदना चाहते हैं। सेल्स गर्ल ने पूछा। ये जूते हजारों रुपए के हैं। अगर नहीं खरीदने हैं तो कृपया रख दीजिए। हमें इनकी नियमित मेंटेनेंस भी करनी होती है। अगर थोड़ा भी खराब हो गए तो बिक नहीं पाएंगे। हालांकि सेल्स गर्ल का स्वर सहनशील था, लेकिन उसका मतलब साफ था, वो राहुल को तुच्छ समझ रही थी। ये सुनकर एले को लगा कि उसका मकसद पूरा हो गया। वो घमंड से बोली, सुना, उसने कहा है कि रख दो। क्या तू अफोर्ड कर सकता है। अगर ये जूते खराब हो गए तो। बहुत मजेदार है। राहुल ने मुड़कर एले को थोड़ी झुंझलाहट से देखा। मन ही मन उसने सोचा, कहीं भी जाऊं, ये लड़की पीछे क्यों पड़ जाती है। राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अभी हिचकिचा ही रहा था कि खरीदे या नहीं, लेकिन एले की बातों ने उसे फैसला करवा दिया। वो अब ये जूते जरूर खरीदेगा। बस ब्रेक कर ले, कल तूने कहा था कि तेरा अमीर बाप विक्रम मल्होत्रा तुझे सैकड़ों करोड़ दे रहा है। हाँ, एले ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। दुर्भाग्य से सपना सिर्फ सपना ही रह गया। अभी तक नहीं जागा है ना। हाँ, एले की बात सुनकर लिली और जोआना भी जोर से हंस पड़ी। एले, तू सच में बहुत मजेदार है। लड़कियां हंस रही थीं, सिवाय जोआना के। जोआना ने एले को खींचकर धीरे से पूछा, एले, तू उससे ऐसा क्यों बोल रही है। हम दोस्त हैं, तू ऐसा क्यों कर रही है। जोआना ने लिली को भी आंखें दिखाए और आखिरकार राहुल से बोली, राहुल, उसकी बात पर ध्यान मत देना। तुझे पता है एले की जुबान तेज है, लेकिन वो दिल की अच्छी है। गुस्सा मत करना। आखिरकार किसी को इंसानी जुबान बोलते सुनकर राहुल को थोड़ी राहत मिली। वो कुछ कहने ही वाला था कि एले चिल्लाए, उसका दोस्त, एक गरीब। जोआना, तू क्या कर रही है।
क्या तू समझती है कि ये तेरी माफी के लायक है? इसके कपड़ों को देख, क्या ये दोस्ती करने लायक है? एले फिर सेल्स गर्ल की तरफ मुड़ी और बोली, मैं आपको सलाह देती हूँ कि सावधान रहिए। मैं इस लड़के को जानती हूँ। ये बहुत गरीब है। इसके सस्ते कपड़े देखिए। क्या ये जूते खरीद सकता है? पता नहीं यहाँ क्यों आया है। सावधान रहिए, कहीं ये जूते चुरा न ले जाए। बाद में बहुत देर हो जाएगी। सेल्स गर्ल ने एले की बात सुनते ही समझ लिया। उसने तेजी से राहुल के हाथ से टेनिस शूज छीन लिए और नर्म स्वर में बोली, हम इन्हें मेंटेनेंस के लिए ले जा रहे हैं। आप बेहतर होगा कि किसी और स्टोर में देख लीजिए। सेल्स गर्ल का व्यवहार थोड़ा ज्यादा था, लेकिन समझ में आने वाला था। क्योंकि उसका कमीशन सिर्फ सैकड़ों रुपए का होता, लेकिन अगर जूते खो गए तो उसे अपनी सैलरी से भरपाई करनी पड़ती। राहुल ने सेल्स गर्ल को देखा। लग रहा था कि वो भी यकीन कर चुकी है कि राहुल ये जूते नहीं खरीद सकता। राहुल ने आह भरी और बोला, इन्हें दूर मत ले जाए। मुझे ये जूते पैक करके दीजिए। मैं खरीद रहा हूँ। राहुल की बात सुनकर वहां मौजूद सब हैरान रह गए। सेल्स गर्ल भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर पूछा, सर, क्या आप पक्का खरीदना चाहते हैं? ये जूते 3000 से ज्यादा के हैं। साफ था कि सेल्स गर्ल को यकीन नहीं हो रहा था कि फटी पैंट पहने कोई लड़का हजारों रुपए के जूते खरीद सकता है। भले ही अफोर्ड कर ले, लेकिन हिम्मत कर पाएगा या नहीं, ये अलग बात थी। राहुल ने धीरे धीरे सेल्स गर्ल के हाथ से जूते वापस ले लिए और बोला, कैश या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये सुनकर सेल्स गर्ल की ठंडक तुरंत गायब हो गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, सर, अभी हमारे पास डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप। राहुल ने सिर हिलाया और जानबूझकर एले की तरफ देखकर बोला, डिस्काउंट नहीं चाहिए, मैं फुल प्राइस में खरीद रहा हूँ। ये बात उसने जानबूझकर एले को सुनाने के लिए कही थी। एले इतना गुस्सा हो गई कि जैसे फट पड़ेगी। वो राहुल को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे खा जाएगी। राहुल सेल्स गर्ल के साथ बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गया। एले ने होंठ सिकोड़कर असंतोष से बोली, दाम, क्या सूरज पश्चिम से निकल आया है? आज मैं देखूंगी कि ये सच में अमीर है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। कहकर एले ने लिली और जोआना को खींच लिया। लिली तुरंत बोली, हाँ ना, चिंता मत करो एले, मुझे लगता है कि ये बस एक्ट कर रहा है। जब असली बिल आएगा तो भाग खड़ा होगा। हम्फ, तू देखना, ये खुद को कितना बेवकूफ बनाएगा। चैप्टर 7। एले ने खुशी भरे चेहरे के साथ सिर हिलाया और संतुष्ट मुस्कान के साथ बोली, हाँ, ये दिखावा करना चाहता है और मैं इसे मुसीबत में फंसते देखने के लिए बेताब हूँ। हाँ, जोआना, ये मैं नहीं, ये खुद कमीना खुद को फंसा रहा है। इस बार तू मुझे दोष नहीं दे सकती है ना? एले ने जोआना को आंखें दिखाई। थोड़ी देर पहले जोआना ने राहुल के लिए अच्छी बात कही थी, जिससे एले का गुस्सा फूटने वाला था। वो जानबूझकर जोआना से ये बातें कह रही थी ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। लिली हंसी, होंठ सिकोड़कर बोली, बिल्कुल सही, जोआना, हम इतने सालों से अच्छी दोस्त हैं, फिर भी तू एले को दोष दे रही है। ये गरीब लड़का, ओह, क्या तुझे राहुल पसंद है क्या? हे, तेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा है। अगर तुझे ऐसे लोगों से प्यार हो तो। लिली की बात सुनकर जोआना का चेहरा लाल हो गया और वो थोड़ा गुस्सा हो गई। वो सोच रही थी, ये तो अन्याय है। राहुल ने तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया, फिर भी तुम लोग उसे जानबूझकर परेशान करती रहती हो। मैंने सिर्फ 2-4 अच्छी बातें कह दी उसके लिए, और तुम लोग मुझे दोष देने लगी। जोआना ने राहुल की पीठ की तरफ देखकर गुस्से में बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को राहुल से? और इसमें गलत क्या है? तुम लोग हमेशा उससे क्यों दुश्मनी रखती हो? क्या उसने तुम्हें धोखा दिया या नुकसान पहुंचाया? हाँ, वो अमीर नहीं है, लेकिन वो खुद की वजह से गरीब नहीं हुआ। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो हमेशा अमीर या गरीब रहेगा। कौन कह सकता है कि 20 साल बाद राहुल अमीर नहीं बन जाएगा? क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि 20 साल बाद तुम सफल रहोगी? क्या तुम अपनी मेहनत की वजह से राहुल से ऊपर हो? जोआना ने एले की तरफ देखकर कहा, एले, अगर तेरे पास अच्छा बाप ना होता तो आज तू कहाँ होती? ये बात तू खुद से बेहतर जानती है। तुम खुद को राहुल से बेहतर समझती हो, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरे पापा ने तुझे बेहतर बुनियाद दी है। खुद को देख, क्या तेरी पढ़ाई राहुल से बेहतर है? या तेरे ग्रेड्स बेहतर हैं? हे, ये सब कहकर जोआना को बहुत राहत मिली। ये बातें उसके दिल में बहुत दिनों से दबी हुई थीं और वो एले से तंग आ चुकी थी। आज आखिरकार उसे मौका मिल गया और वो सब कुछ निकाल दी। बोलकर जोआना सीधे राहुल की तरफ चल दी, एले और लिली को इग्नोर करते हुए। वो जानती थी कि राहुल इन जूतों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कल रात उसके पापा ने उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5000 रुपये दिए थे। वो उसी पैसे से इस वक्त राहुल की मदद करना चाहती थी। किसी भी हाल में एले ने उसे राहुल के पक्ष में धकेल दिया था, तो अब वो सच में उसके पक्ष में खड़ी होगी। वो नहीं चाहती थी कि ये लड़कियां इस बार राहुल को नीचा दिखाएं। एले ने जोआना की पीठ को देखकर मुंह फुला लिया, पूरा गुस्सा था। मुझे समझ नहीं आता कि उस गरीब ने जोआना को कैसे जादू कर दिया कि वो उसके लिए इस तरह बोल रही है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसी बातें कहेगी। लिली ने आंखें घुमाई और बोली, एले, मेरी राय में हम आगे से जोआना से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए।
तू सोच ले, अगर वो राहुल जैसे गरीब के साथ चिपकी रही तो हम भी उसके साथ नीचे गिर जाएंगे। एले ने थोड़ी देर सोचा। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। बिलिंग काउंटर पर एक असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए पैक किए हुए टेनिस शूज राहुल को थमा दिए। जैसे ही राहुल अपना कार्ड स्वाइप करने वाला था, जोआना और एले उसके पास आ गईं। एले ने राहुल को घमंड भरी नजरों से देखा, बहुत साफ तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ। वो मुस्कुराए और बोली, क्या हुआ, जूते नहीं खरीद रहा? जल्दी पेमेंट कर, अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना? अब और एक्ट मत कर। राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो एले से बात भी नहीं करना चाहता था। उसे ये लड़की बहुत बचकानी और हास्यास्पद लग रही थी। उसने अपना कार्ड निकाला और सीधे कैशियर को थमा दिया। इतने में एक हाथ आगे बढ़ा, राहुल का कार्ड छीन लिया और उसे वापस उसके हाथ में ठूंस दिया। राहुल चौंक गया। फिर उसने देखा, जोआना भौहें सिकुड़कर उसे देख रही थी। बंद कर राहुल, क्या तू नहीं देख रहा कि ये लोग तेरा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं? जोआना ने आह भरी और बोली, ये सब जानते हैं कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो बस तेरी शर्मिंदगी देखना चाहते हैं जब तू पेमेंट नहीं कर पाएगा। क्या तू सच में इन्हें अपना मजाक बनाने देगा? राहुल ने सिर खुजलाया और शर्माते हुए मुस्कुराया। तेरी अच्छी नीयत के लिए शुक्रिया, जोआना, लेकिन ये जूते मैं खुद खरीद लूंगा। कहकर राहुल फिर से अपना कार्ड देने वाला था, लेकिन जोआना ने उसे छीन लिया। जोआना थोड़ा गुस्सा हो गई और डांटते हुए बोली, तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे मजाक उड़वाना अच्छा लगता है? अपना कार्ड रख ले। क्या तुझे ये जूते पसंद हैं? मैं तुझे गिफ्ट कर देती हूँ। जोआना की बात सुनकर न सिर्फ राहुल, बल्कि पास खड़ी एले और लिली भी हैरान रह गईं। तू मेरे लिए खरीदेगी? राहुल हैरानी से बोला, क्यों? जोआना ने गुस्से से होंठ सिकुड़े। उसने एले की तरफ देखकर कहा, मैं बस अपना गुस्सा निकाल रही हूँ। राहुल कुछ बोल पाता, उससे पहले जोआना ने अपना कार्ड निकाला और स्वाइप कर दिया। जोआना को कोई हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन मन में उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था। वैसे भी वो इतने महंगे जूते पहले कभी नहीं पहने थे। जोआना, तुझे क्या हो गया है? एले अपने हैरानी से बाहर आए और तुरंत भड़क गई। जोआना ने पेमेंट कर दिया था। उसने जोआना की तरफ उंगली करके चिल्लाया, तूने उसके लिए क्या खर्च किया? वो गरीब है। तू अब क्या कर रही है? तू खुद को उदार और अमीर दिखा रही है ना? हा, तू बहुत मजेदार है। तुझे पता भी है, मैं तुझे पैसे वापस कर दूंगा। कहकर राहुल पैसे निकालने वाला था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि आज घर से निकलते समय वो कैश भूल गया था। वो जोआना को ट्रांसफर करना चाहता था, लेकिन तभी एले ने बीच में टोक दिया। तू पागल बना रहा है। एले सीधे राहुल पर चिल्लाई, राहुल, तूने जानबूझकर किया है ना? तू गरीब है और तुझे पता है कि जोआना अच्छी है, इसलिए तूने आज सब प्लान कर रखा था, है ना? अब जब उसने पेमेंट कर दिया तो तू अभी भी एक्ट कर रहा है। कहाँ है तेरा पैसा? निकाल। पिछले 2 दिनों में एले ने राहुल को 2 बार थप्पड़ मारा था। राहुल का दिल अब गुस्से से भर गया। मैं कैश भूल गया था, ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। और एले, मैं सिर्फ इसलिए तुझसे बहस नहीं कर रहा क्योंकि तू लड़की है। कुछ तो इज्जत रख, ठीक है? अच्छाई को कमजोरी मत समझ। कहते हुए राहुल अपना फोन निकालने लगा ट्रांसफर करने के लिए। राहुल को बहुत बुरा लग रहा था। वो सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीदना चाहता था, लेकिन आखिरकार ये सब हो गया। ठीक है, ट्रांसफर कर। अगर आज ट्रांसफर नहीं किया तो मैं तुझे फिर से थप्पड़ मारूंगी। तू एक कमीना है। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। जोआना ने राहुल से जोर से कहा, और तू राहुल, अब और कुछ मत बोल। मैंने सिर्फ इसलिए पेमेंट किया क्योंकि, क्या तू नहीं देख रहा था? जोआना को सच में गुस्सा होते देख राहुल तुरंत शांत हो गया। और जो वो कह रही थी वो सच था। उसके कारण जोआना पहले ही एले और बाकियों से लड़ चुकी थी। राहुल ने आह भरी और अपने शब्द वापस निगल लिए, हालांकि अभी भी बहुत कुछ कहना बाकी था। एले को ऐसा कोई एहसास नहीं था। जब उसने देखा कि राहुल कुछ नहीं बोल रहा, तो वो तिरस्कार से बोली, देखा, तूने कबूल कर लिया। पहले तो मैं सोचती थी कि तू सिर्फ गरीब है, लेकिन अब लगता है कि तू बहुत चालाक और कैलकुलेटिव है। एले ने फिर जोआना की तरफ देखा। वो गुस्से से दांत पीस रही थी, जैसे धोखा खा गई हो। जोआना, तूने जानबूझकर किया है ना? ठीक है, मैं तुझसे आखिरी बार पूछती हूँ, क्या तू आगे भी मेरी दोस्त रहना चाहती है? अगर मेरी दोस्त रहना चाहती है तो ये जूते वापस कर दे। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तू इतनी बेवकूफ़ है। वो तुझे धोखा दे रहा है। साफ था कि एले ऐसी अच्छी दोस्त खोना नहीं चाहती थी, लेकिन आज उसे जोआना को राहुल से अलग करना ही था। जोआना भी एले से रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन एले के इस धमकी भरे अंदाज से वो भी सहमत नहीं थी। इतने में लिली, जो काफी देर से सब देख रही थी, एक अजीब मुस्कान के साथ बोली, एले, क्या इतना करना जरूरी है? साफ है कि जोआना जूते वापस नहीं करेगी। और क्या तूने नहीं देखा, जोआना आज राहुल के लिए 3000 रुपये से ज्यादा के जूते बिना हिचकिचाहट खरीद रही है। कल नौ ड्रैगन रेस्टोरेंट में उसने तेरी मदद के लिए सिर्फ 1000 रुपये निकाले थे। हाँ, वो सच में बहुत अच्छी दोस्त है। लिली की बात सुनकर एले को अचानक सब समझ आ गया।
उसने सिर उठाकर जोआना को घूरा, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया था। जोआना, एले गुस्से से बोली, तूने मुझे बहुत निराश किया। जोआना स्तब्ध रह गई। वो एले का हाथ पकड़कर कुछ समझाने वाली थी, लेकिन एले ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। यहाँ से निकल जा, जा और उस कमीने के साथ रह। जोआना लगभग रोने वाली थी। बचपन से लेकर अब तक उसके माँ बाप ने उसे कभी थप्पड़ नहीं मारा था। आज न सिर्फ उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे गलत समझा, बल्कि थप्पड़ भी मार दिया। जोआना को बहुत बुरा लग रहा था। आंखों में आंसू भर आए और वो वहां से भाग गई। राहुल हैरान रह गया और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त उसका फोन बज उठा। राहुल ने थकान भरी सांस ली, फिर भी फोन उठा लिया। कॉल चरण की थी। चरण, क्या हुआ? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। राहुल, तू कहाँ है? चरण की आवाज में बहुत घबराहट थी, इसलिए राहुल ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? चरण ने आह भरी और बोला, अरे यार, हमारी क्लास मॉनिटर नीना मुसीबत में फंस गई है। अभी वो क्वीन बार में बंद है। पूरी क्लास वाले उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तू कहाँ है? जल्दी आ जा। वो हमारी क्लासमेट है, आखिरकार कम से कम मदद तो करनी चाहिए। चरण की बात सुनकर राहुल गहरी सोच में पड़ गया। नीना ने फिर किसी को छेड़ दिया क्या? उसके घमंडी स्वभाव को देखते हुए ये बात बनती भी है। राहुल ने सिर हिलाया और कल रात की घटना याद की। उसे नीना से अब कोई लेना देना नहीं रखना था, इसलिए बोला, चरण, मैं अभी यूनिवर्सिटी में नहीं हूं और। राहुल शर्मा। चरण साफ गुस्सा हो गया और उसका स्वर थोड़ा सख्त हो गया। मुझे पता है कि तेरा और नीना का कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन आज क्रिटिकल टाइम है। तुम दोनों के बीच जो भी मनमुटाव हो, आज तुझे आना ही होगा। शायद अगर तू इस मुश्किल वक्त में सामने आए तो नीना अपना रवैया बदल ले। चरण की बात में दम था। जोआना के जाते हुए राहुल ने एक बार उस दिशा में देखा, फिर थोड़ी देर सोचा और आह भरी। ठीक है, राहुल ने सोचा, पहले जोआना को धन्यवाद देने का बेहतर मौका ढूंढेगा, फिर पूरा मामला साफ साफ समझाएगा और उसके पैसे वापस कर देगा। राहुल जानता था कि जोआना का परिवार सिर्फ मध्यम वर्ग का है, अमीर नहीं। उसके कपड़े भी सिर्फ कुछ हजार रुपए के होते हैं। वो किसी भी हाल में जोआना द्वारा खरीदे गए महंगे जूतों को स्वीकार नहीं कर सकता था। बता, तू कहाँ है? एड्रेस बता, मैं अभी पहुंचता हूँ। राहुल ने कहा, हम क्वीन बार में हैं। जल्दी आ, लगभग सारी क्लास आ चुकी है। अगर किसी को पता चला कि तू नहीं आया तो पूरी क्लास तुझे कोसेगी। राहुल ने फोन रख दिया और जाने लगा। तभी उसने देखा कि एले और लिली उसके सामने आकर खड़ी हो गई हैं। एले उसे ऐसे घूर रही थी जैसे खा जाएगी। राहुल, तू मुझे सच में बहुत गुस्सा दिलाता है। एले बोली, मैं सोच रही थी कि अगर तू एक्ट भी कर रहा है तो थोड़ा बेहतर तरीके से कर। कम से कम 10 कदम तो पीछे भागता। तूने तो 10 कदम भी नहीं लिए। क्या तू और ज्यादा फर्जी नहीं बन सकता? एले ने सांस ली और थोड़ा उदास लगते हुए बोली, हालांकि अब मैं जोआना की अच्छी दोस्त नहीं रही, फिर भी मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर रहेगी। और तू उससे दूर रहना। तेरे जैसे लोग उसका कोई भला नहीं करेंगे। बोलकर एले ने मुड़कर चली गई, राहुल को कुछ समझाने का मौका दिए बिना। राहुल ने हाथ में पड़े जूतों को देखा और सिर खुजलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जूते खरीदने आए ऐसी घटना हो जाएगी। वो तो बस एक जोड़ी जूते खरीदना चाहता था। उसने आह भरी और मॉल से बाहर निकलकर सीधे टैक्सी लेकर क्वीन बार पहुंच गया। 10 मिनट बाद जब राहुल टैक्सी से उतरा तो वो थोड़ा हैरान रह गया। क्वीन बार के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। वे लोग छोटे छोटे ग्रुप में बंटे हुए थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। ये ज्यादातर लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और अधिकांश राहुल के क्लासमेट थे। राहुल ने चारों तरफ देखा और आखिरकार भीड़ में चरण और देव को देख लिया। वो तेजी से उनके पास पहुंच गया। लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। राहुल तब तक कुछ नहीं सुन पाया जब तक वो उनके करीब नहीं पहुंच गया। नीना ने आखिर किसको छेड़ दिया? सुना है कल रात उसके परिवार का रेस्टोरेंट तोड़ दिया गया। फिर इंडस्ट्री एंड बिजनेस विभाग वाले अचानक रेस्टोरेंट में पहुंच गए और बोले कि उनके पास जरूरी लाइसेंस नहीं है, इसलिए उनका बिजनेस बंद कर दिया गया। नीना के पापा को पुलिस ले गई है पूछताछ के लिए। कहा जा रहा है कि वो किसी गैंग से जुड़े केस में शामिल हैं। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, उसने अंदर किसी को छेड़ा होगा ना। क्वीन बार के मालिक मिस्टर पाकर, वरना वो नीना को बार में क्यों बंद करके रखेंगे? मुझे लगता है कि लखनऊ में नीना के पूरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला सिर्फ मिस्टर पाकर ही हो सकता है। बिल्कुल सही, मिस्टर पाकर लखनऊ में बहुत ताकतवर और चालाक हैं। अगर उन्होंने नीना को सबक सिखाना चाहा तो उनके लिए ये बहुत आसान काम है। राहुल ने लगभग सारी फुसफुसाहट सुन ली। हालांकि राहुल को शक था कि ये सब मेघना ने किया होगा, वरना इतना संयोग कैसे हो सकता था? कल नीना ने उसे छेड़ा और आज न सिर्फ वो खुद बंद है, बल्कि उसका पूरा परिवार भी तबाह हो रहा है। और उसे बंद करके रखने वाला अभी भी क्वीन बार का मालिक है। राहुल अभी सोच ही रहा था कि चरण ने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। राहुल को आया देखकर वो तेजी से बोला, राहुल, नीना अंदर बंद है। उसकी जान खतरे में है। क्या तेरे कोई दोस्त हैं जो मदद कर सकें? हम सब क्लासमेट हैं।
अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर। चरण की बात खत्म होते ही पास से किसी ने ठंडी हंसी हंसी। वो भी राहुल का क्लासमेट था, पीले बालों वाला लड़का। चरण, तू क्या सोच रहा है? क्यों नहीं सड़क के किनारे जाकर किसी भिखारी से मदद मांग लेता? हे, राहुल के दोस्त, वो भी उसी तरह के होंगे ना? तुझे पता होना चाहिए कि अंदर मिस्टर पाकर हैं, जो पैर पटकते ही पूरे शहर को हिला सकते हैं। क्या इसमें मदद मिलने वाली है? सीधे शब्दों में कहें तो ये भी काफी है कि राहुल ने और मुसीबत नहीं खड़ी की। अब तू उससे मदद की उम्मीद कर रहा है। हाँ, सुना है कल राहुल का नीना से बड़ा झगड़ा हुआ था। अब जब नीना मुसीबत में है तो वो आ गया है। पता नहीं मदद करने आया है या उसका मजाक उड़ाने। असल में सबको पता है नतीजा क्या होगा। जो उससे उम्मीद लगा रहा है वो सच में बहुत मजेदार है। भीड़ में बहस शुरू हो गई। चरण ने उन लोगों को गुस्से भरे चेहरे से देखा। वो उनसे बहस करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि राहुल ने उसे रोक लिया। राहुल गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर हिलाकर ठंडी मुस्कान मुस्कुरा रहा था। वो इन लोगों के बारे में पहले ही अंदाजा लगा चुका था। ये लोग कह रहे थे कि वो मदद नहीं करेगा और सिर्फ तमाशा देखने आया है। लेकिन खुद ये लोग, यहाँ 30 से ज्यादा लोग थे, लेकिन शायद 5वें हिस्से से भी कम लोग सच में मदद करने आए थे। नीना को कितने समय से बंद किया हुआ है? राहुल ने चरण से पूछा। कई घंटे हो गए। कहा जा रहा है कि कल रात नीना के परिवार को मुसीबत हुई तो वो यूनिवर्सिटी से रात में ही घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसे पकड़कर यहाँ ले आए। विस्तार से किसी को कुछ नहीं पता। चरण ने आह भरी, लेकिन कहा जा रहा है कि नीना के माँ बाप को पूछताछ के लिए ले गए हैं। कोई भी उसे बंद देखकर चुप नहीं बैठ सकता। इसलिए किसी ने सुझाव दिया कि सब लोग यहाँ आ जाएं और देखें कि मदद की जा सकती है या नहीं। राहुल ने चारों तरफ देखा और मन ही मन आह भरी। ये सब गरीब स्टूडेंट्स हैं। ये लोग क्या मदद कर सकते हैं? मल्होत्रा परिवार के सामने तो ये लोग कुछ भी नहीं हैं। भले ही वे लखनऊ के किसी बड़े बिजनेसमैन को मदद के लिए बुलाएं, तब भी कुछ नहीं हो सकता। इतने में अचानक भीड़ में शोर बढ़ गया। किसी ने जोर से चिल्लाया, देखो, जस्टिन आ गया है। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। सबने आवाज की दिशा में देखा। एक नई ऑडी धीरे धीरे आ रही थी। कल बार में नीना के साथ स्टड्स वाला लड़का कुत्ते की तरह दौड़कर उसकी तरफ गया। ऑडी रुकी और एक लंबा चौड़ा, घोड़े जैसे चेहरे वाला लड़का उतरा। मिस्टर जस्टिन, आप आ गए। स्टड्स वाला लड़का चापलूसी भरे स्वर में बोला। ये लोग बेकार हैं। बहुत देर तक बातें करते रहे लेकिन कोई हल नहीं निकाला। इस मिस्टर जस्टिन का पूरा नाम जस्टिन नेगी था। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफी मशहूर था। उसके परिवार का कपड़ों का फैक्ट्री बिजनेस था और कहा जाता था कि उनके पास करोड़ों रुपए हैं। परिवार की वजह से जस्टिन कॉलेज में हमेशा सुर्खियों में रहता था। इस वक्त जस्टिन के चेहरे पर आत्मसंतोष था। वो सोची समझी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, सिर्फ ये लोग। ये तो हास्यास्पद है। अगर ये मदद कर पाते तो अजीब बात होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्टड्स वाला चापलूसी करते हुए बोला, मिस्टर जस्टिन, आप इतने ताकतवर हैं। मुझे लगता है कि आपके पास कोई प्लान पहले से ही होगा। जस्टिन ने होंठ सिकोड़कर मुस्कुराया। क्वीन बार के साइन बोर्ड को देखकर उसे बहुत घमंड महसूस हो रहा था। वो जानता था कि नीना को मिस्टर पाकर ने बंद किया है। मिस्टर पाकर सिर्फ कॉलेज एरिया में नहीं, बल्कि पूरे लखनऊ शहर में बहुत ताकतवर हैं। और संयोग से पिछले महीने जस्टिन अपने पापा के साथ मिस्टर पाकर के साथ खाना खाने गया था। उस वक्त मिस्टर पाकर ने जस्टिन की तारीफ भी की थी। इस रिश्ते के भरोसे जस्टिन को यकीन था कि अगर वो अंदर जाकर कुछ शब्द बोल देगा तो मिस्टर पाकर उसे फेस देंगे। चिंता मत करो, जस्टिन मुस्कुराया। वो नीना का नाम बड़े प्यार से ले रहा था। तुम जानते हो, नीना क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। अगर इस बार मैं उसे बचा लिया तो वो मुझ पर बहुत मेहरबान हो जाएगी। तब अगर मैं उससे कुछ ज्यादा मांग भी लूं तो वो आसानी से मान सकती है। ये सोचकर जस्टिन मुस्कुराया और बार के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक पास से एक हल्की आवाज आई। आज कोई मदद नहीं कर पाएगा। मैं एक कॉल कर लेता हूँ, शायद काम बन जाए। राहुल की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन चूंकि सबका ध्यान जस्टिन पर था, इसलिए ये अचानक आवाज सबको सुनाई दी। बार में घुसने वाला जस्टिन अचानक रुक गया और आवाज की दिशा में देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। इस वक्त लगभग हर कोई जस्टिन के साथ साथ राहुल की तरफ देखने लगा। हाँ, बहुत मजेदार है। देखते हैं कौन ब्रेक कर रहा है। राहुल को इतने सारे लोगों की नजरें अपनी तरफ देखकर थोड़ी घबराहट हुई। फिर उसने देखा कि जस्टिन नेगी उसकी तरफ बढ़ रहा है। तूने अभी क्या कहा? जस्टिन हंसते हुए बोला, मैं साफ नहीं सुन पाया। एक बार फिर से बता तो। राहुल को समझ नहीं आया कि वो क्या मतलब निकाल रहा है, इसलिए उसने सीधे जवाब दिया, मैंने कहा कि आज का मामला बहुत मुश्किल है। तुम लोग अंदर जाकर भी इसे सुलझा नहीं पाओगे, इसलिए मैं एक कॉल करना चाहता था। क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? जस्टिन ने सिर हिलाया और कड़वी हंसी हंसा, तू सच में बहुत मजेदार है। तू खुद को लखनऊ शहर का मेयर समझता है क्या? हम सब बेकार हैं और सिर्फ तू काम का है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। जस्टिन की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों में जोरदार हंसी छूट गई।
वे राहुल की तरफ मुड़े और उसे ताने मारने लगे। हाहा, राहुल को बहुत उपन्यास पढ़ने की आदत पड़ गई है क्या? क्या वो खुद को हीरो समझता है? क्या अब पुलिस और हजारों की फौज आ जाएगी? हाहा, बहुत मजा आ रहा है। अरे, इसे अपनी औकात का पता भी है। सामने कौन खड़ा है, ये जानता भी है। क्या ये कह रहा है कि वो जस्टिन से बेहतर है? सच में हास्यास्पद है। राहुल ने फिर से हमारी पूरी क्लास की इज्जत खराब कर दी। इसकी अपनी सिचुएशन देखो, पैंट में छेद है, इतना गरीब है, फिर भी तमाशा देखने आया है और ब्रैग कर रहा है। इसे तो डांट पड़नी चाहिए। भीड़ के तानों ने जस्टिन को और ज्यादा घमंडी बना दिया। उसके हिसाब से आज तो वो फोकस में होना चाहिए था, लेकिन राहुल की बातों ने सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मेरा फोकस छीन रहा है। सिर्फ तू। जस्टिन हंसा और बोला, अच्छा, तो फोन कर ले। तूने कहा न कि सिर्फ तू ही ये समस्या सुलझा सकता है। देखा तो, मैं देखना चाहता हूँ। राहुल के चेहरे को देखकर जस्टिन के मन में साफ था कि राहुल सिर से पैर तक एक लूजर है। उसके लिए ये समस्या सुलझाना नामुमकिन है। जस्टिन की बात सुनकर राहुल को अब पूरी तरह समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहता है। उसे भी पता था कि अगर आज उसने इन अमीर सेकंड जनरेशन लड़कों को नाराज कर दिया तो भविष्य में बदला जरूर लिया जाएगा। वो डर नहीं रहा था, बस झंझट नहीं चाहता था। राहुल ने आह भरी और बोला, ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो। राहुल ने हार मान ली थी, लेकिन जस्टिन को ये काफी नहीं था। वो तिरस्कार से बोला, अरे चल, फोन करना। तेरे कपड़ों को देखकर लगता है कि तू बहुत बड़ी ताकत वाला मास्टर है। आज देखते हैं कि तू ये समस्या सुलझा पाता है या नहीं। जस्टिन ने राहुल को एक तीखी नजर मारी। जब उसे लगा कि राहुल अब कुछ नहीं बोलेगा, तो वो मुड़कर दूसरी तरफ चला गया। हे, मुझे सच में समझ नहीं आता कि लोग क्यों ब्रेक करते रहते हैं। स्टड्स वाला लड़का फिर से झुककर बोला, मिस्टर जस्टिन, ऐसे व्यक्ति से बहस करने की जरूरत नहीं। आज नीना को बचाने वाला सिर्फ आप ही हैं। शांत हो जाओ, या फिर चलो अंदर चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। जस्टिन ने खुशी से सिर हिलाया। बार की तरफ बढ़ते हुए वो बोला, मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी बाहर आता हूँ। जैसे ही जस्टिन बार के अंदर घुसा, बाहर खड़े लोगों में फिर से शोर मच गया। स्टड्स वाला लड़का राहुल की तरफ तिरस्कार भरी नजर डालकर कुछ बड़बड़ाया और फिर घबराते हुए बार के मुख्य दरवाजे की तरफ देखने लगा। राहुल, तू ठीक तो है ना? चरण ने आह भरकर पूछा। अरे यार, तूने वो बड़ी बड़ी बातें अभी नहीं कहनी चाहिए थी। शायद जस्टिन काम ना कर पाए, लेकिन कम से कम वो हमसे बेहतर है। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। राहुल ने भौहें सिकुड़ी और अपने दोस्त की तरफ देखा। तुम भी मुझे नहीं मान रहे हो? चरण और देव, जो काफी देर से चुप थे, दोनों हंस पड़े। छोड़ ना यार, मुझे पता है तू अपना चेहरा बचाने के लिए कह रहा है, लेकिन हमारे सामने एक्ट करने की जरूरत नहीं। गुस्सा मत कर, चल, मैं तुझे और देव को हॉटपॉट लंच खिलाता हूँ। ठीक है। चरण को राहुल पर यकीन नहीं हो रहा था। हकीकत उनकी नज़र में साफ थी, राहुल अभी भी वही गरीब लड़का है। अगर वो अचानक कहे कि वो इतनी बड़ी समस्या सुलझा सकता है तो कोई भी इसे मजाक ही समझेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। राहुल ने आह भरी। वो एक तरफ हट गया। कल मेघना द्वारा दिए गए नंबर को ढूंढा और डायल कर दिया। राहुल को अभी भी फोन करते देखकर चरण और देव ने एक दूसरे को देखा और बेबसी से सिर हिला दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राहुल को हाल ही में क्या हो गया है। वे उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं, फिर भी वो उनके सामने एक्ट कर रहा है। ये तो पूरी तरह बीमार हो गया है। देव ने बेबसी से कहा। राहुल ने उन्हें इग्नोर कर दिया। फोन कुछ बार बजने के बाद दूसरी तरफ से मेघना की आवाज आई। नमस्ते, युवा मालिक राहुल। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? तुमने ही ये सब करवाया है ना? राहुल ने धीरे से कहा, कल बार में उस लड़की ने मुझे छेड़ा था। तुमने उसे सबक सिखाने का इंतजाम कर दिया। संतुष्ट हो गई? राहुल ने और भी धीमी आवाज में कहा। मुझे बिल्कुल संतुष्टि नहीं हुई। मैंने कल कहा था ना। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेघना हंसी और बोली, हाँ, मैंने कल उसे मौका दिया था। जिसने मौके की कद्र नहीं की, उसे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मेघना ने रुककर कहा, और जो सजा मैंने अभी दी है, वो सबसे हल्की सजा है। आप श्री मल्होत्रा के बेटे हैं। जो भी आपको इस तरह अपमानित करे, उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मेघना की बातें सुनकर राहुल को लगा जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। उसे थोड़ा अजीब और असहज महसूस हो रहा था। वो सच में किसी को जहर नहीं बनाना चाहता था। वो तो बस पहले जैसा साधारण रहना चाहता था। अगर कोई उसे छुएगा तो वो जरूर बदला लेगा। छोड़ दो, उसे जाने दो, राहुल ने कहा और फोन काट दिया। इधर लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में मेघना की भौहें और भी सिकुड़ गईं। उसने ठंडी हंसी हंसकर खुद से कहा, तुम लोग सच में बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना अच्छा मालिक मिला है। अगर मल्होत्रा परिवार का कोई और सदस्य होता तो तुम लोग कब्र भी नहीं पाते। कहकर मेघना ने एक नंबर डायल किया और धीरे से बोली, हमारे युवा मालिक ने बोल दिया है। उसे सिर्फ एक सबक सिखा दो और छोड़ दो। क्वीन बार में इस वक्त सिर्फ कुछ टैटू वाले मजबूत आदमी खड़े थे। उनकी नजरें जस्टिन पर थीं और उनमें तिरस्कार साफ झलक रहा था।
जस्टिन को जैसे कांटों पर बैठे होने का एहसास हो रहा था। वो इतना घबरा गया था कि उसके हाथ कांप रहे थे। उन मजबूत आदमियों के हंसने पर वो सिर्फ जबरन मुस्कुरा पा रहा था। भाई, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस्टर पाकर आ गए हैं? जस्टिन मुस्कुराते हुए बोला, कृपया उनसे कह दीजिए कि जस्टिन नेगी आया है। बस इतना कह दीजिए, मिस्टर पाकर मुझे जरूर पहचान जाएंगे। मजबूत आदमी ने तिरस्कार से एक गाली निकाली और बोला, मिस्टर पाकर 1 हफ्ते में इतने लोगों से मिलते हैं और 20 से ज्यादा बार खाना खाते हैं। तू खुद को क्या समझता है? जस्टिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अब कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि बार के अंदर घुसने में ही उसे बहुत मेहनत लगी थी। उसने उन आदमियों को पैसे दिए और उनसे अनुरोध किया कि मिस्टर पाकर तक मैसेज पहुंचा दें। लेकिन 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी वो आदमी वापस नहीं आया। जस्टिन थोड़ा गुस्सा हो गया, लेकिन वो इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इतने में बार के दूसरे तल्ले से एक युवा मजबूत आदमी तेजी से नीचे उतरा और सीधा जस्टिन के पास पहुंचा। जस्टिन को खुशी हुई। ये वही आदमी था जिसे उसने पैसे दिए थे और मैसेज देने को कहा था। भैया, मिस्टर पाकर ने मुझे पहचान लिया ना? जस्टिन झुककर मुस्कुराया। क्या वो? मजबूत आदमी जस्टिन के पास पहुंचा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसके मुक्के और लातें जस्टिन पर बरसने लगीं। वो गाली देते हुए चिल्लाया, क्या बक रहा है तू? तू मिस्टर पाकर को जानता है? लेकिन मिस्टर पाकर ने मुझे क्यों गाली दी? तू ऐसा मूर्ख है। बहुत देर तक पीटने के बाद मजबूत आदमी ने सांस ली और बोला, क्या तुझे पता भी है कि अंदर वाली लड़की ने किसे छेड़ा है? मिस्टर पाकर भी जिसे छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। तू उसकी वकालत करने आया है। तू खुद को क्या समझता है? मैं तुझे सच बता देता हूं, अंदर वाली लड़की इस बार मरने वाली है। भगवान भी आए तो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे सामने से हट जा। अगर फिर कभी मेरे सामने आया तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये सुनकर जस्टिन के दिल में डर समा गया। वो व्यक्ति जिसे मिस्टर पाकर भी नहीं छेड़ सकते। उसे लगा कि वो कितना बेवकूफ था कि सोचा था वो समस्या सुलझा लेगा। अगर उसने मजबूत आदमी की बात मानी तो वो खुद भी फंस सकता था। मेरी गलती हो गई, मैं मूर्ख हूं। जस्टिन ने जल्दी से माफी मांगी और घबराते हुए भागकर बाहर निकल गया। इधर बार के दूसरे तल्ले के प्राइवेट रूम में एक मोटे, खुरदुरे दाढ़ी वाले मिडिल एज आदमी सोफे पर बैठा था। वो मिस्टर पाकर थे। जब से उन्होंने पिछला फोन कॉल रिसीव किया था, तब से वो वहीं स्तब्ध बैठे थे और खुद से बड़बड़ा रहे थे। सच में, मुझे उसे सिर्फ सबक सिखाने को कहा था, फिर इस बार क्यों छोड़ दिया? मिस्टर पाकर ने ऊपर देखा। नीना बुरी तरह घायल होकर बैठी थी। उन्होंने ठंडी सांस ली और बोले, तुम बहुत लकी हो, युवा मालिक राहुल ने तुम्हें जाने दिया है। चलो, इसे छोड़ दो। ये सुनकर नीना को लगा जैसे उसे मौत की सजा से बचा लिया गया हो। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा था कि वो मर जाएगी। वो बार बार सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करती रही। आखिरकार मिस्टर पाकर के 2 आदमियों ने उसे घसीटकर नीचे ले गए। बार के दरवाजे पर पहुंचकर जस्टिन ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर खड़े बहुत से लोग तुरंत उसे घेर लिया। क्या हुआ, मिस्टर जस्टिन? किसी ने उत्सुकता से पूछा। बहुत आसान था ना? जैसे ही मिस्टर जस्टिन ने बात की, मिस्टर पाकर ने उसे छोड़ दिया होगा ना? बिल्कुल, मिस्टर जस्टिन, क्या हुआ? लगभग हर कोई स्थिति पूछ रहा था। थोड़ी देर पहले वो सीना फुलाकर अंदर गया था। अब जब बाहर आया तो उसकी हालत खराब थी। अगर वो कह दे कि कुछ नहीं हुआ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसकी इज्जत नहीं रहेगी। काफी देर तक सोचने के बाद जस्टिन ने जबरन एक झूठी मुस्कान चेहरे पर लाए और बोला, सब सुलझ गया। मिस्टर पाकर ने मुझे नीचे भेज दिया। नीना जल्दी बाहर आ जाएगी। चैप्टर 10। यहाँ चैप्टर 10 को पूरी तरह इंडियनाइज्ड वर्जन में हिंदी डबिंग के साथ दे रहा हूँ। पहले वाले चैप्टर्स के स्टाइल में ही रखा है। मेरे पास एक सुपर रिच डैड है। I've got a super rich dad Indian version. चैप्टर 10। जस्टिन की बात सुनकर भीड़ में अचानक राहत की लहर दौड़ गई। जो लोग अभी अभी जस्टिन की चापलूसी कर रहे थे, वे खुशी से चहक उठे। मिस्टर जस्टिन तो बहुत कमाल के हैं। इतनी बड़ी मुसीबत को इतनी जल्दी सुलझा दिया। भविष्य में लखनऊ शहर की कमान इन्हीं के हाथ में होगी। सुना, मिस्टर पाकर ने खुद उन्हें नीचे भेज दिया। ये बहुत बड़ी बात है। लखनऊ में शायद मुट्ठी भर लोग ही होंगे जिन्हें इस तरह सम्मान मिलता हो। हाँ, सच में जस्टिन ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस समस्या को सुलझा सकते थे। अचानक मुझे याद आया, अभी किसी ने कहा था कि सिर्फ मैं ही इसे सुलझा सकता हूँ। हाँ, कितना मजेदार है। ये तो सिर्फ मजाक है। इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? ये तो कचरा है। पहले तो भीड़ जस्टिन की तारीफ कर रही थी, फिर बहुत से लोग राहुल की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। उनकी आंखों में और ज्यादा मजाक उड़ाने वाला भाव था। इधर जस्टिन चुपचाप अपने सिर के पीछे का ठंडा पसीना पोंछ रहा था। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वो घबराया हुआ था। ऊपर से उसने सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोल दिया था। अब आगे क्या करे? उसने कहा था कि नीना जल्दी बाहर आएगी, लेकिन अगर नीना नहीं आई तो क्या होगा? जस्टिन ने मुट्ठियां कस लीं।
इस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। थोड़ी दूर खड़ा राहुल भी इस तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राहुल को सब कुछ पता था। उसे जस्टिन बहुत बेवकूफ और अज्ञानी लग रहा था। अगर कोई ध्यान से देखता तो जस्टिन के महंगे कपड़ों पर धूल और गंदगी साफ दिख रही थी। साफ था कि जस्टिन अंदर जाकर घमंड दिखाने गया था और वहां से पीटा जाकर बाहर निकाला गया था। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बड़ा बड़ा ढोंग कर रहा था। अगर राहुल ने वो फोन कॉल न किया होता और नीना आज बाहर ना आती तो ये मिस्टर जस्टिन आगे कैसे एक्ट करता। इतने में बार का दरवाजा खुला और नीना को एक बोरे की तरह बाहर फेंक दिया गया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ पहले तो चौंक गई, फिर खुशी से चीखने लगी। वो बाहर आ गई। मिस्टर जस्टिन ने सिर्फ थोड़ी देर इंतजार करने को कहा था और मिस्टर पाकर ने सच में उसे छोड़ दिया। मिस्टर जस्टिन कमाल के हैं। जस्टिन ने झूठ नहीं बोला। लगता है वो इतने ताकतवर हैं कि मिस्टर पाकर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सके। सच में शानदार हैं। कितने हैंडसम लग रहे हैं। लग रहा है जैसे फिल्म देख रहे हों। इस वक्त भीड़ की प्रतिक्रिया जस्टिन के आने से भी ज्यादा जोरदार थी। लगभग हर कोई जस्टिन को प्रशंसा और श्रद्धा भरी नजरों से देख रहा था। पूरे दृश्य में सिर्फ जस्टिन ही हैरान और उलझा हुआ था। वो सबको खाली नजरों से देख रहा था। फिर नीना को देखा, आंखें मलकर दोबारा देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो तो अभी सोच रहा था कि इस झूठ को कैसे पूरा करे। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीना सच में बाहर आ जाएगी। ये क्या हो रहा है। खैर, अच्छी बात है। अब मुझे दिमाग लगाकर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सोचकर जस्टिन तुरंत विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिया, जैसे उसने सच में सब कुछ कर दिखाया हो। जल्दी ही भीड़ ने नीना को घेर लिया। कई लड़कियां जो उसकी करीबी थी उसकी हालत पूछने लगीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक लड़की ने नीना को गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाई। अब तू सुरक्षित है। आज ये सब मिस्टर जस्टिन की वजह से हुआ है। बिल्कुल सही। अगर जस्टिन समय पर नहीं आते तो शायद तू आज बाहर नहीं आ पाती। स्टड्स वाला लड़का जस्टिन को चापलूसी भरी नजर से देखते हुए बोला और भीड़ को चीरकर जस्टिन को अंदर आने का रास्ता बनाने लगा। ये बातें सुनकर नीना हैरान रह गई। वो सोचने लगी, मिस्टर जस्टिन, लेकिन मुझे तो याद है कि मिस्टर पाकर ने युवा मालिक राहुल का नाम लिया था। नीना ने जस्टिन की तरफ देखा। फिर भीड़ के इशारे पर उसकी नज़र थोड़ी दूर खड़े राहुल पर पड़ी। वो थोड़ी देर शक से सोचती रही और फिर सिर हिला दिया। ये मूर्ख कैसे हो सकता है। शायद मैंने गलत सुना होगा। मिस्टर पाकर ने जरूर जस्टिन का नाम लिया होगा। ये सोचकर नीना ने जस्टिन की तरफ बहुत आभार के साथ देखा और उत्साहित होकर बोली, मिस्टर जस्टिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं। बात पूरी होने से पहले ही नीना का गला भर आया और वो जस्टिन के गले लग गई। जस्टिन ने उसे गले लगाया और अचानक नरमाहट महसूस की। फिर तो वो खुद भी मानने लगा कि उसने ही नीना को बचाया है। अब वो सोचने लगा कि नीना के साथ आगे क्या रिश्ता बनाया जाए। जस्टिन ने नीना के बालों पर हाथ फेरा और उसे कंफर्ट किया। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत छोटी बात है। चिंता मत कर, जब तक मैं हूं, कोई तुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। जस्टिन की बात सुनते ही भीड़ में तारीफों का शोर मच गया। स्टड्स वाला लड़का जस्टिन को खुश करने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो तेजी से बोला, हाँ, हमारे मिस्टर जस्टिन सच में बहुत केपेबल हैं। कुछ लोग तो साफ साफ कचरा हैं, फिर भी ब्रेक करते नहीं थकते। उसकी बात सुनते ही लगभग सब समझ गए कि वो किसकी बात कर रहा है। बहुत सारी नजरें एक साथ राहुल पर पड़ गईं। नीना, क्या तुझे पता है, आज किसी ने कहा था कि सिर्फ मैं ही ये समस्या सुलझा सकता हूँ। सिर्फ मैं। उसने जस्टिन की भी परवाह नहीं की। कान में बालियां पहने लड़के ने तिरस्कार से कहा, उसने कहा था कि वो एक कॉल करके सब ठीक कर देगा। जब जस्टिन ने कहा कि कॉल करो तो वो चुप हो गया। साफ था कि वो ब्रैग कर रहा था। पूरी तरह बकवास। हाँ, ये सुनकर नीना का चेहरा काला पड़ गया। उसने दांत भींचे और राहुल की तरफ बढ़ने लगी। छोड़ दो, हे, ऐसे व्यक्ति से मत उलझो। ये तो खुद को नीचा दिखा रहा है। जस्टिन भी तिरस्कार से मुस्कुराया और बोला, ये तो सिर्फ जोकर है। इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। इसने कहा था कि एक कॉल करके तुझे छुड़ा देगा। जब मैंने कहा कि कॉल करो तो वो चुप हो गया। अब ये मान चुका है कि वो ब्रैग कर रहा था। जस्टिन की बात सुनकर नीना का गुस्सा और बढ़ गया। उसने राहुल को कुछ देर तक घूरा और फिर जोर से थूक दिया। उसे रात भर बंद रखा गया था और बहुत सारा गुस्सा दबा हुआ था। अब उसे राहुल मिल गया था जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल सके। बेवकूफ मूर्ख, क्या तुझे मजा आ रहा है। नीना ने राहुल को घूरते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है। तमाशा देखने आया है। हाँ, क्या तू सच में सोचता है कि कोई तेरी बात पर यकीन करेगा। बंद कर अपनी बकवास। तू खुद को क्या समझता है। मेरे लिए तू कुछ भी नहीं है। तू मुझे कैसे मदद कर सकता था। हाँ, तू तो बस मेरा मजाक उड़ाने आया था। ये तेरी औकात है, गंदा लूजर। नीना घमंड से बोली, सॉरी, तुझे सफल नहीं होने दिया। क्या तुझे मेरा मजाक उड़ाना था। देख, मिस्टर जस्टिन ने मुझे बचा लिया।
क्या तुझे बुरा लग रहा है? नीना के शब्द सुई की तरह चुभ रहे थे। राहुल को बहुत बुरा लग रहा था। असल में उसने ही नीना को बचाया था। अगर उसने वो फोन कॉल न किया होता तो वो मर जाती। फिर भी ये लड़की उसे इस तरह दोष दे रही है। राहुल ने शांत मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तू सच में मानती है कि जस्टिन ने तुझे बचाया? हे बोलकर राहुल मुड़कर जाने लगा। इन अज्ञानी लोगों को समझाने में समय बर्बाद करने को वो तैयार नहीं था। उसकी बात में व्यंग्य था। नीना इस पर बहुत गुस्सा हो गई। उसके हिसाब से राहुल ये बात अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहा था। नीना जोर से चिल्लाए, तू खुद को क्या समझता है? कमीने, हरामी! क्या सबने सुना? राहुल पैसे के लिए किसी बूढ़ी औरत का रखेल बन गया है। कल बार में वो एक 60 साल से ऊपर की मोटी औरत के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो औरत सुअर जैसी मोटी थी और उसकी दादी से भी बड़ी थी। लेकिन ये कमीना उस औरत को गले लगाकर चूम रहा था। राहुल जाने ही वाला था। ये सुनकर वो अचानक रुक गया और गुस्से से नीना की तरफ मुड़ा। एक बार फिर से कहने की हिम्मत मत करना। दूसरे लोग राहुल को गलत समझ सकते थे लेकिन अपमान नहीं कर सकते थे। ये राहुल की सीमा थी। वो कुछ भी सह सकता था, लेकिन अपनी इज्जत और सम्मान पर कोई उंगली उठाए, ये राहुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने तो बस सच बोल दिया, तू क्या कर लेगा? राहुल के गुस्से को देखकर नीना के मन में और ज्यादा उत्तेजना हुई। वो आगे बोली, क्या गलत कहा? तू तो एक गंदा रखेल है। पैसे के लिए बूढ़ी औरतों के साथ सोता है। नीना की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। हर कोई राहुल को घूरने लगा। कुछ लोग फुसफुसाने भी लगे। हक, क्या ये सच कह रही है? राहुल रखेल बन गया है? कितना घटिया! देखो, उसके हाथ में जो टेनिस शूज हैं, लेटेस्ट डिजाइन हैं, हजारों रुपए के हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये जूते कैसे अफोर्ड कर पाता? कल रात भी यूनिवर्सिटी लेट लौटा था। हाँ, पता नहीं राहुल बिस्तर पर कितना माहिर है। 60 साल की अमीर औरत को खुश करने के लिए। भगवान बचाए! भीड़ में जोरदार हंसी छूट गई। राहुल की तरफ हर किसी की नज़र में तिरस्कार अब मजाक और व्यंग्य में बदल गया था। इस वक्त चरण भी राहुल को हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। उसे याद आया कि कल नौ ड्रैगन रेस्टोरेंट में जब बिल नहीं हो पा रहा था, तब राहुल ने उसे 10,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। राहुल के पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब सोचने पर लग रहा था कि नीना की बात सही हो सकती है। नहीं, नहीं, नहीं! चरण इतना गुस्सा हुआ कि खुद को थप्पड़ मारना चाहा। राहुल गरीब है, लेकिन उसमें बैकबोन है। वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? ये सोचकर चरण के मन में और ज्यादा गुस्सा आया। राहुल के बोलने से पहले वो आगे बढ़ा और नीना को डांटा। नीना, अपनी जुबान संभालकर बात कर। तू उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। राहुल ने चरण को थोड़ी हैरानी से देखा। उसके दिल में दोस्त के लिए बहुत कृतज्ञता भरी थी। मुश्किल वक्त में आखिरकार उसका दोस्त ही उसके पक्ष में खड़ा हुआ। चरण की बात साफ और जोरदार थी, लेकिन कुछ ही लोग उसे सुन रहे थे। ज्यादातर लोग अभी भी राहुल को तिरस्कार से देख रहे थे। कितना घटिया है! ऐसा भिखारी तो अपनी औकात में रहे। सुनो तो इसकी बातें। खुद को बड़ा समझता है। अरे, हाय हे चे हे चे हे चे! नीना के आक्रामक अंदाज ने चरण को और उकसा दिया। वो नीना को थप्पड़ मारने ही वाला था। ये सोचकर चरण को थोड़ा शर्म भी आ रही थी, क्योंकि राहुल को वहां बुलाने की जिद उसने ही की थी। अगर उसने उस वक्त जिद न की होती तो राहुल को आज ये अपमान नहीं झेलना पड़ता। चरण ने गुस्से में कुछ बड़बड़ाया और फिर राहुल की तरफ मुड़कर बोला, राहुल, इन लोगों को इग्नोर कर दे। कहकर चरण राहुल को खींचकर ले जाने वाला था, लेकिन राहुल ने सिर हिलाया और चरण का हाथ हटा दिया। चरण हैरान रह गया और उलझन में पूछा, राहुल, तू क्या कहना चाहता है? राहुल ने दांत पीस लिए। उसे याद आया कि उसके पिता ने कहा था कि बाहर किसी को मत बताना कि वो विक्रम मल्होत्रा का बेटा है। अगर ऐसा है तो वो बस इतना कह देगा कि वो एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का है। मैंने नीना को छुड़ाने के लिए उस औरत को फोन किया था क्योंकि हम क्लासमेट हैं। हे, क्या तू सच में मानती है कि जस्टिन ने तुझे बचाया? क्या ये बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी नहीं है? राहुल की बात खत्म होते ही वहां सन्नाटा छा गया। हर कोई राहुल को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा। पूरी जगह पर खामोशी छा गई। 5 सेकंड, 10 सेकंड, सब एक दूसरे को देखने लगे। नीना भी चुप थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे सिर घुमाकर जस्टिन की तरफ देखा। पहले तो उसकी भौहें सिकुड़ी, फिर वो जोर से हंस पड़ी। क्या ये कह रहा है कि वो अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का है? हा, नीना इतनी जोर से हंसी कि उसका पेट पकड़ लिया और आंखों में आंसू आ गए। जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। उसके हंसते ही वहां मौजूद 20-30 लोग भी हंसी और ताने की बौछार करने लगे। क्या ये पागल हो गया है? बहुत मजेदार है। अमीर दूसरी पीढ़ी, फटी पैंट पहनने वाला अमीर दूसरी पीढ़ी। हा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तू अमीर दूसरी पीढ़ी है तो 2 अरब रुपए खर्च करके अपना दिमाग ठीक करवा ले। पागल! चरण भी राहुल को देखकर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन राहुल ने ऐसी बड़ी बात कह दी तो वो कैसे मदद कर पाएगा। चरण ने भौहें सिकोड़ी और अचानक उसे लगा कि राहुल पहले से थोड़ा अलग हो गया है।
वैसे भी राहुल हमेशा सीधा सादा और सच्चा रहा था, लेकिन हाल ही में क्या हो गया है? ऐसी झूठी बात कहने का क्या फायदा? लोग आसानी से सच निकाल लेंगे और तब राहुल और ज्यादा शर्मिंदा होगा। चरण ने राहुल को बेबसी से देखा और सिर हिला दिया। तानों को सुनकर राहुल को थोड़ा बुरा लग रहा था। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन वो शांत रहा, क्योंकि वो पहले से जानता था कि कुछ लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और जैसे ही वो मेघना को कॉल करेगा, सच सामने आ जाएगा। इस बार मेघना इन लोगों के साथ क्या करेगी, इसमें राहुल अब दखल नहीं देगा। उसने मन में फैसला कर लिया। राहुल ने अपना फोन निकाला और सब लोगों से जोर से बोला, अगर तुम लोग नहीं मानते तो मैं अभी कॉल करके सबको साबित कर देता हूं। कहकर राहुल ने मेघना का नंबर डायल कर दिया और स्पीकर ऑन कर दिया। नीना ने जस्टिन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कुछ अस्पष्ट अंदाज में कहा, मिस्टर जस्टिन, ये व्यक्ति कितना बेवकूफ है ना। ये सुनकर जस्टिन ने जबरन एक अजीब मुस्कान दी और चुपचाप अपने माथे का पसीना पोंछ लिया। उसे थोड़ी गिल्ट महसूस हो रही थी, खासकर राहुल की पिछली बातें सुनकर। हालांकि दूसरों के लिए वो सिर्फ मजाक थी, लेकिन जस्टिन को हल्का सा शक हो रहा था। आखिरकार नीना को बचाने वाला वो नहीं था, फिर भी वो बाहर आ गई। राहुल की बात सुनकर जस्टिन के मन में कुछ अंदाजे बनने लगे। हालांकि वो इन अंदाजों को मन से नकार रहा था, लेकिन एक छोटी सी संभावना थी। अगर राहुल की बात सच निकली और बाद में वो इसे सीरियस ले। जस्टिन कांप गया और अचानक उसे बहुत डर लगने लगा। सोचकर उसे अजीब लगा, एक छोटे कपड़ा फैक्ट्री वाले का बेटा होने के बाद भी वो उस अमीर दूसरी पीढ़ी को छेड़ रहा है जिसके इशारे पर मिस्टर पाकर भी काम करते हैं। जस्टिन ने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट और ज्यादा साफ होती जा रही थी। इतने में राहुल ने स्पीकर ऑन कर दिया। चैप्टर 12। राहुल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, बहुत मजेदार है, सच में बहुत मजेदार है। भीड़ में फिर से जोरदार हंसी छूट गई। लोग राहुल को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। तूने सबके सामने खुद को अमीर दूसरी पीढ़ी बताया और कहा कि एक फोन करके साबित कर देगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? फोन स्विच ऑफ। हाँ राहुल, तुझे मजा आ रहा है। नीना ने तिरस्कार से कहा, तूने जानबूझकर किया है ना। अगर फोन नहीं लग रहा तो साबित कैसे होगा कि तू सच बोल रहा है या झूठ? क्या तू इसी को बहाना बना लेगा? तू सच में बहुत चालाक है। नीना ने राहुल को घूरते हुए आगे कहा, क्या तू समझता है कि सिर्फ इसी वजह से कोई तेरी बात मान लेगा? तेरे दिमाग का लेवल तो किंडरगार्टन के बच्चों के साथ खेलने लायक भी नहीं है। उन व्यंग्यात्मक मुस्कानों को देखकर राहुल कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से फिर से फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर से स्विच ऑफ आ रहा था। राहुल ने झुंझलाहट में दांत पीसे। कई बार ट्राई करने के बाद भी फोन बंद ही रहा। आखिरकार वो पूरी तरह बिगड़ गया। उसने फोन को जोर से जमीन पर पटक दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर भीड़ की तरफ चिल्लाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये कहकर नीना ने जस्टिन का हाथ पकड़ा और चली गई। ये देखकर जस्टिन, जो थोड़ी देर पहले बहुत घबरा रहा था, अब राहत की सांस लेने लगा। थोड़ी देर पहले उसे लगा था कि राहुल के फोन करने के बाद कुछ अनोखा मोड़ आ जाएगा। अब लग रहा था कि सब खत्म हो गया। वो सिर्फ एक संयोग था। राहुल बस एक्ट कर रहा था। जस्टिन के होंठों पर फिर से शांत मुस्कान आ गई। उसने राहुल को हल्के से देखा और नीना के साथ कार में बैठ गया। जैसे ही ऑडी तेज आवाज के साथ चली गई, वहां खड़े लोग भी धीरे धीरे बिखरने लगे। अब राहुल के पास कुछ समझाने का मौका भी नहीं बचा था। सच में ये बहुत हास्यास्पद था। इस बार वो पूरी तरह मजाक का पात्र बन गया था। राहुल अकेले जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। उसे अपनी इस पहचान से नफरत होने लगी। अगर वो पहले जैसा गरीब होता तो भले ही लोग उसे नीचा समझते, लेकिन आज की तरह कभी इतना अपमान नहीं झेलना पड़ता। राहुल। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश की। इस वक्त वहां सिर्फ चरण और देव रह गए थे। राहुल इतना उदास था कि खुद को खत्म करने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो बस सुस्ती से सिर हिलाया, उठा और चरण देव के साथ चल पड़ा। रास्ते में राहुल अभी भी उस शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकल पाया था। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा, बहुत अकेला और उदास। चरण इस पर सिर्फ बेबसी से आह भर सकता था। वो कुछ बोल नहीं पाया। असल में चरण को भी राहुल का पिछला प्रदर्शन बहुत नकली लगा था। इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? वो राहुल को सबसे अच्छी तरह जानता था। पहली मुलाकात से ही उसे पता था कि राहुल का घर लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में है और उसकी फीस उसकी विधवा मां कमा कर देती है। लेकिन आज राहुल ने खुद को अमीर दूसरी पीढ़ी बताया। चरण को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल ने ऐसी बात क्यों कही, लेकिन उसने मन में फैसला कर लिया। वो मेरा दोस्त है, चाहे वो कुछ भी करे, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। सच हो या झूठ। आधे घंटे बाद लखनऊ की राजधानी क्षेत्र में जैसे ही मेघना प्लेन से उतरी, उसने तुरंत अपना फोन ऑन किया। राजधानी में एक इमरजेंसी काम आ गया था, इसलिए उसे लखनऊ से जल्दी निकलना पड़ा और राहुल को बताने का समय नहीं मिला। प्लेन से उतरते ही सबसे पहला काम फोन ऑन करना था, लेकिन जैसे ही फोन ऑन हुआ, उसने देखा कि राहुल के 8 मिस्ड कॉल्स हैं। मेघना उस पल चौंक गई।
क्या हुआ? आधे घंटे में इतनी बार कॉल किया। मेघना घबरा गई और तुरंत राहुल को कॉल बैक करने लगी, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। मेघना का दिल तुरंत ऊपर नीचे होने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबा लिया हो। उसे बुरा अंदेशा होने लगा। क्या उस युवा मालिक के साथ आधे घंटे में ही कुछ गड़बड़ हो गई? अगर राहुल को कुछ हो गया तो एरिक मल्होत्रा के सामने मेघना की मौत भी काफी नहीं होगी। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया और सख्त आवाज में बोली, मैं तुम्हें अभी आदेश देती हूँ, युवा मालिक राहुल को तुरंत ढूंढो। अभी। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति चौंक गया। मामले की गंभीरता समझकर उसने तुरंत आदेश जारी कर दिया। मेघना ने रुककर आगे कहा, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर युवा मालिक राहुल को कुछ हुआ तो श्री मल्होत्रा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। जी, मैं समझ गया। दूसरी तरफ वाले की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वो बहुत घबरा गया था। मेघना भी इस वक्त बहुत टेंशन में थी। उसके दिमाग में राहुल के दुर्घटना वाले दृश्य घूम रहे थे। फोन रखते ही लखनऊ शहर में मल्होत्रा परिवार की पूरी टीम हिल पड़ी। लेकिन इस वक्त राहुल को अभी तक ये पता नहीं था कि उसके फोन के टूट जाने की वजह से कितना बड़ा हंगामा मच गया है। चरण आगे आगे चल रहा था। उसने दोनों को दूसरे तल्ले पर ले जाकर मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मन मत छोटा कर। आज हम तीनों अच्छे से पीते हैं। देव ने भी राहुल के कंधे पर हाथ रखा। हाँ, चरण सही कह रहा है। राहुल, हिम्मत रख। चाहे कितना भी गुस्सा हो, जो हो गया सो हो गया। चल, हम आज पार्टी करते हैं। राहुल ने चुपचाप सिर हिला दिया। अपने दोनों दोस्तों को देखकर उसे बहुत भावुकता आ गई। चाहे लोग उसे कितना भी गलत समझें, ये दोनों हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। राहुल की बात सुनकर देव और चरण ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और आह भरी। दूसरे तल्ले पर तीनों ने एक टेबल पर खाना और 2 बोतलें अगवोटोप देशी शराब मंगवाईं। खाते पीते हुए देव, जो राहुल के सामने बैठा था, अचानक उसकी नजरें सिकुड़ गईं और वो चिल्लाया, चरण, राहुल, इधर देखो। चरण और राहुल थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए। देव की नजरों का पीछा करते हुए उन्होंने देखा, पास वाली टेबल पर 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं। एक लड़की हल्का मेकअप किए, लंबे बालों वाली, पतली सिल्क की लंबी ड्रेस पहने थी। बस बैठे हुए भी वो देवी जैसी लग रही थी। वाह, आर्ट्स डिपार्टमेंट की कैंपस ब्यूटी युरा राय। चरण लगभग चीख पड़ा, और जेनिफर शर्मा भी। ये दोनों यहाँ डिनर करने कैसे आ गईं? क्या संयोग है? देव मुस्कुराते हुए बोला। खासकर युरा को देखकर उसका मुंह खुला रह गया। युरा सबसे खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक खास एलिगेंस थी। उसकी हर अदा में रॉयल्टी झलकती थी। वो इतनी आकर्षक थी कि कोई नजर हटा नहीं पाता। दूसरी लड़की पोनीटेल बनाए, डेनिम जैकेट पहने, भारी मेकअप किए हुए थी। वो बहुत सेक्सी और बोल्ड लग रही थी, युरा की एलिगेंट स्टाइल से बिल्कुल उलट। हालांकि दोनों लड़कियां बहुत आकर्षक थीं, लेकिन राहुल इस वक्त मूड में नहीं था। वो मुड़कर शराब का घूंट लेने लगा। इतने में देव फिर से चिल्लाया और राहुल को जोर से धक्का दिया। राहुल, देखो, लगता है वो दोनों मुसीबत में हैं। चैप्टर 13। राहुल ने मुड़कर देखा। युरा के पास 2 लड़के खड़े थे, जिन्हें पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। दोनों युवक महंगे कपड़े पहने हुए थे। लीडर वाला लड़का करीब 1.8 मीटर लंबा था। वो हाथ में वाइन ग्लास लिए युरा को कामुक नजरों से घूर रहा था। युरा मजाक करने के मूड में नहीं थी। उदास चेहरे के साथ उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और उस लड़के पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं थी। हम आपको नहीं जानते, कृपया चले जाए। जेनिफर अचानक उठ खड़ी हुई, घृणा भरी नजरों से उस युवक को घूरते हुए बोली, अगर आपने मेरी दोस्त को फिर से परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बस एक बार उसके साथ ड्रिंक कर लेने दो। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बोलकर वो युवक और उसके पीछे वाले दोस्त जोर से हंस पड़े। उनकी नजरें लगातार युरा और जेनिफर पर अटकी हुई थीं। जेनिफर स्वभाव से बहुत तेज और गुस्सैल थी। उसकी गंदी बात सुनकर वो तुरंत भड़क गई। बिना सोचे समझे उसने हाथ उठाया और उस युवक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर से बोलने की हिम्मत है तो बोल। थप्पड़ खाकर युवक चौंक गया। फिर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जेनिफर की तरफ उंगली करके गरजा, हरामी, तूने मुझे थप्पड़ मारा, मान ले कि मैं तुझे मार डालूंगा। रेस्टोरेंट में हलचल मच गई। कई कस्टमर खड़े होकर देखने लगे। इस वक्त राहुल का खाने का मूड नहीं था, इसलिए वो उठकर उस तरफ देखने लगा। हक, जेनिफर तो बहुत क्रैंक है। देव ने होंठ सिकोड़कर कहा, वो लड़का साफ दिख रहा है कि हैंडल करना मुश्किल है। क्या ये दोनों परेशान होने वाली हैं? चरण देव के पास गया और धीरे से फुसफुसाया, वो लड़का इलाके का मशहूर गुंडा है। आमतौर पर सड़क पर देखते ही लोग उससे बचकर निकलते हैं। अब बहुत बुरा होने वाला है। ये सुनकर देव ने होंठ सिकोड़े और राहुल व चरण की तरफ देखा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। चरण ने भौहें सिकोड़ी, क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ दें? राहुल ने उन दोनों लड़कों को देखा, फिर खुद को, चरण और देव को देखा और थोड़ी चिंता के साथ बोला, क्या लगता है हम कुछ कर सकते हैं? रैंडी, मैंने तुझे ड्रिंक करने को कहा, मना कर दिया। तुझे तो वो सब पीना पड़ेगा जो मैं कहूँ। तीनों बातें कर ही रहे थे कि युवक की गाली सुनाई दी।
यूरा इतना डर गई कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जब उसने देखा कि उसकी दोस्त पर हाथ उठाया जा रहा है तो वो तेजी से आगे बढ़ी और युवक को धक्का देने लगी, लेकिन वो उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं थी। युवक ने उसे हल्के से धक्का दिया और वो सोफे पर जोर से गिर गई। अब मैं तुझे एक मौका देता हूँ, ये ग्लास वाइन पी ले, फिर उसे छोड़ दूंगा, युवक ने दयनीय अंदाज में कहा। यूरा मुश्किल में पड़ गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि जेनिफर ने टेबल पर रखा एक ग्लास उठाया और युवक के सिर पर दे मारा। ग्लास टूट गया और युवक के सिर से खून बहने लगा। हरामी, युवक गुस्से से चिल्लाया, हाथ उठाया और जेनिफर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। रुक जा, इस वक्त एक आवाज आए और युवक का हाथ हवा में रुक गया। उसने गुस्से भरे चेहरे से मुड़कर राहुल को देखा। युवक ने राहुल और उसके दो दोस्तों को देखा और गुर्राया, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा कोई काम नहीं, मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। साफ था कि युवक समझ गया था कि राहुल और उसके दोस्त इन लड़कियों की मदद करने आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि तीनों स्टूडेंट जैसे कपड़े पहने हैं तो उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। ये मेरी क्लासमेट्स हैं, कृपया इन्हें जाने दो, राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, और ये लड़कियां हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे ले लो। राहुल की बात सुनकर यूरा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि ये लड़का कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। ये स्वाभाविक था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूरा एक गॉडेस थी, जबकि राहुल एक आम स्टूडेंट था। अगर उसे राहुल याद होता तो अजीब बात होती। युवक ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी नज़रों में तिरस्कार और बढ़ गया। इन्हें बचाना चाहता है तो खुद को तो देख ले, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, यहाँ से निकल जा। युवक को लगा कि अगर ये तीनों समझदार हैं तो चले जाएंगे, लेकिन तीनों वहीं खड़े रहे जैसे कुछ सुना ही नहीं। राहुल ने आगे कहा, हम तुरंत चले जाएंगे, बस तुम इन्हें अभी जाने दो। युवक अब पूरी तरह भड़क गया। उसने जेनिफर को धक्का दिया, गुस्से भरी आंखों से राहुल को देखा और, घर जा, क्या बक रहा है तू, मौत ढूंढ रहा है क्या? कहते हुए युवक आक्रामक तरीके से राहुल की तरफ बढ़ा। राहुल के हाथ पसीने से तर हो गए। उसने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी और न ही ऐसे लोगों से पाला पड़ा था। वो सोच रहा था कि काश इसे भगा दिया जाए, लेकिन साफ था कि वो सफल नहीं हुआ। न सिर्फ युवक नहीं गया, बल्कि राहुल खुद मुसीबत में फंस गया। राहुल अच्छी तरह जानता था कि अगर इन गुंडों को छेड़ा तो क्या होगा। घबराहट में थोड़ी देर सोचने के बाद वो जल्दी से बोला, ठीक है, तुम इन्हें जाने दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम दाम बताओ। कहकर राहुल ने अपना डेबिट कार्ड निकाल लिया। उसका फोन टूट चुका था, इसलिए अब सिर्फ इसी कार्ड से पेमेंट हो सकता था। राहुल का ये हरकत देखकर युवक जोर से हंस पड़ा। वो राहुल के पास आया, हाथ बढ़ाकर तेजी से उसका कार्ड छीन लिया और खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अच्छा, अगर तू मुझे 5 लाख रुपए दे दे। राहुल चौंक गया जब उसका कार्ड छीन लिया गया। उस कार्ड में 200 करोड़ रुपए थे। मुझे नहीं लगता कि तेरे पास इतने पैसे हैं। अपने फटे कपड़ों को देख, क्या तुझे ये दोनों छोटी लड़कियां पसंद हैं? हे, जा बाहर पेशाब करके खुद को देख ले। तू इतना गरीब है, क्या तू सोचता है कि तू इन्हें बचा लेगा तो ये तुझे पसंद कर लेंगी? हे, बहुत मजेदार है। राहुल ने युवक की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ कार्ड पर था। वो जल्दी से बोला, मेरा कार्ड वापस दे, जल्दी वापस दे। जैसे ही राहुल कार्ड लेने आगे बढ़ा, युवक ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। राहुल लड़खड़ा गया और उसके सिर में घूमने लगा। तूने उसे क्यों मारा? चरण और देव ने जैसे ही देखा कि युवक ने हमला किया, वो गुस्से से भड़क गए और आगे बढ़े। लेकिन युवक उन तीनों से ज्यादा ताकतवर था। उसने कुछ मुक्के और लातों से दोनों को जमीन पर गिरा दिया। युवक गालियां बकता रहा और जमीन पर पड़े राहुल को लात मुक्के मारने लगा। पासवर्ड क्या है? युवक थक गया। उसने कार्ड निकाला, राहुल के चेहरे पर 2 बार जोर से मारा और पूछा, इस कार्ड में कितने पैसे हैं? मैं तुझे मारते मारते थक गया। तुझे मुझे सर्विस चार्ज देना चाहिए ना। कार्ड मुझे वापस दे। राहुल समझ गया कि इस युवक को कितने भी पैसे दे दो, वो कार्ड वापस नहीं करेगा। अब मुख्य मकसद सिर्फ युवक को भगाना था। युवक तिरस्कार से मुस्कुराया और बोला, अरे, तू ब्रेक करने में बहुत अच्छा है। इस कार्ड में क्या प्रॉब्लम है? पासवर्ड क्या है? राहुल ने ठंडी हंसी हंसी। तो सुन ले, इस कार्ड में 200 करोड़ रुपए हैं और पासवर्ड है 1,75,233। चैप्टर 15। राहुल ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था। आखिरकार उस गुंडे को तो पता चल गया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि और कोई जान ले कि उसके पास 200 करोड़ रुपए हैं। राहुल ने अपने कपड़े झाड़े और चरण के कंधे पर हाथ रखकर कंफर्ट किया। छोड़ ना यार, चलते हैं। चूंकि वो लड़का शुरू से ही बेतुका व्यवहार कर रहा था, शायद सब कुछ समझाने पर भी कोई फायदा नहीं होता। राहुल ने मुड़कर यूरा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म थी। चलो, वापस चलते हैं। यूरा के गाल थोड़े लाल हो गए। उसने सिर हिलाया और चिंता से पूछा, क्या सच में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? राहुल कुछ जवाब दे पाता, उससे पहले जेनिफर ने तेजी से बीच में टोक दिया, चलो यूरा। ये सुनकर राहुल को थोड़ा गुस्सा आ गया। आखिरकार उसने उसकी मदद की थी, लेकिन जेनिफर ने सिर्फ ताने मारे और बदनामी की।
कोई शुक्रिया तक नहीं। जैसा उम्मीद थी, इस तरह की लड़कियों में कोई सिद्धांत नहीं होता। राहुल के मन का आधा हिस्सा ठंडा पड़ गया। चरण भी अब जेनिफर से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जेनिफर की बातों ने उसे फिर भड़का दिया। क्या बक रही है तू? पागल है क्या? चरण गुस्से से बोला, तुझे क्या हो गया है? भले ही तू खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि तू दूसरों से ऊपर है। अगर मुझे पहले पता होता कि तू ऐसी घटिया लड़की है तो मैं कभी भी मदद नहीं करता। ऐसी रैंडी, अगर जेनिफर लड़का होती तो चरण अब तक उसे पीट चुका होता। लेकिन जेनिफर ने 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। वो चिल्लाकर जवाब देती रही, अपनी जुबान संभाल। तुम निचले स्तर के लोग हमेशा गाली गलौज ही करते हो। गंदे लूजर की जुबान भी गंदी ही होती है। समझ में आता है? मत सोच कि हम तुम्हारी किसी बात की कद्र करेंगे। जेनिफर गुस्से से बोली, तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निचला स्तर, क्या बक रही है तू? चरण इतना गुस्सा हुआ कि जेनिफर को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ गया। मैं तुझे ही कह रही हूँ, समझे? तुम लोग और क्या हो सिवाय कमीनों के? अपने कपड़ों को देखो। अगर तुम खुद को बेच दो तब भी मेरे एक कोट के बराबर पैसे नहीं जुटा पाओगे। मैं चेतावनी दे रही हूँ, तुम कचरा लोग, सपने मत देखो। चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम तुम जैसे लूजर्स पर एक नज़र भी नहीं डालेंगे। बोलकर जेनिफर ने यूरा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ खींच लिया। ये क्या बकवास है? चरण अब गुस्से से फटने वाला था। ऐसी लड़की क्यों जिंदा है? क्यों नहीं मर जाती? हवा भी बर्बाद कर रही है। राहुल भी बहुत गुस्सा था। इस वक्त उसे अपना गुस्सा दबाना पड़ रहा था। उसने चरण के कंधे पर हाथ रखा। छोड़ दे यार, ऐसे बेतुके लोगों से बहस करके खुद को ही गुस्सा दिलाएगा। राहुल ने सिर हिलाया और अनजाने में यूरा की तरफ देख लिया। इस वक्त जेनिफर यूरा से भी बहस कर रही थी। यूरा ने पीछे मुड़कर देखा। अचानक दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। राहुल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उस पल उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर खाली हो गया हो। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। यूरा ने शर्माते हुए उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जेनिफर उसे खींचकर ले गई। बाहर निकलते ही यूरा बहुत नाराज थी। वो घबराकर और गुस्से से बोली, तूने अभी वो सब क्यों कहा? जेनिफर ने कार की चाबी निकाली और जोर से प्रेस की। पार्किंग में एक वॉल्क्सवैगन की लाइट जल उठी। जेनिफर ने यूरा को आंखें दिखाए और बोली, अरे, बहुत मजेदार है। तुझे क्या हो गया है यूरा? तुम सच में समझती हो कि वो लोग साफ सुथरे हैं? जेनिफर ने दांत पीसकर बुरे मूड में कहा, दाम, मैं सोच रही थी कि आज कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा जो मुझे बचा लेगा, लेकिन निकला एक फटेहाल गरीब। कितनी बदकिस्मती है, कितना बुरा। काश वो गुंडा उसे मार ही डालता। मैं टैक्सी ले लूंगी। जेनिफर तेजी से आगे बढ़ी और यूरा को रोक लिया। यूरा, इतनी बेवकूफ मत बन, ठीक है? उनके जैसे लोग हमसे अलग क्लास के हैं। आगे चलकर बहुत सारे मौके आएंगे। क्यों ना उस पार्टी में चलें? क्या पता कोई अमीर लड़का मिल जाए और आखिरकार हम अमीर से शादी कर लें। इस वक्त जेनिफर पहले जैसी घमंडी नहीं लग रही थी, लेकिन यूरा ने सिर्फ मुस्कुराकर सोचा, मैं बेवकूफ हूँ। बेवकूफ तो तू है, जो ये नहीं जानती कि असली बेवकूफ कौन है। मैं वापस जा रही हूँ। यूरा की पीठ को देखकर जेनिफर ने गुस्से से पैर पटका और बड़बड़ाए, मुझे सच में नहीं समझ आता कि तू क्या सोच रही है। ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ। ये सोचकर जेनिफर के चेहरे पर फिर से उत्साहित मुस्कान आ गई। वो मुड़ी और कार में बैठ गई। यूरा के जाने के बाद राहुल और उसके दो दोस्त भी चुपचाप हॉटपॉट रेस्टोरेंट से बाहर निकले। राहुल, चल क्लिनिक चलते हैं। तू बुरी तरह घायल है। चरण ने राहुल के चोटों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर मुझे फिर कभी वो कमीना मिला तो मैं उसे मार ही डालूंगा। राहुल ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ चोटें हैं, ठीक हो जाएंगी। चरण ने भौहें सिकोड़ी। उसे याद आया कि राहुल का बैंक कार्ड अभी अभी छीन लिया गया था और फोन भी टूट गया था। शायद इसलिए वो क्लिनिक नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। चरण ने एक पल सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा और वो तेजी से बोला, मेरे पास एक आइडिया है, चल। कहकर चरण ने एक टैक्सी रोकी, राहुल को सहारा देकर कार में बिठाया और चल पड़े। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक छोटे क्लिनिक के सामने रुकी। राहुल ने भौहें सिकोड़ी। चलो वापस चलते हैं। चरण मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, इस क्लिनिक में पैसे नहीं लगेंगे। मैं तो बस कुछ मरहम पट्टी करवा लूंगा। मैं बस घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। वैसे भी अगर, ये सुनकर चरण ने सिर हिलाया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन आह भरी, क्या तू मुझे सच में अपना दोस्त समझता है? चरण को नहीं पता था कि हालांकि राहुल ने गुंडे को कार्ड दे दिया था, फिर भी उसके हॉस्टल के बैग में अभी भी 1 लाख रुपए पड़े थे। लेकिन अब जब वो यहाँ आ चुका था, तो राहुल ने ज्यादा जिद नहीं की। वो चरण की अच्छी नीयत को ठुकराना नहीं चाहता था। क्लिनिक ज्यादा बड़ा नहीं था। जैसे ही वे अंदर गए, एक तेज दवा की महक आई। इस वक्त क्लिनिक में कोई कस्टमर नहीं था। सिर्फ काउंटर के पास थोड़ी दूर दो लड़कियां खड़ी थीं। राहुल ने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने उन दोनों लड़कियों की बातचीत सुनी तो वो चौंक गया। इसमें मेरी गलती नहीं है ना? तूने उस मूर्ख लड़के की क्यों मदद की?
जोआना, मैं तेरी दोस्त हूँ, ठीक है? हाँ, बोलने वाली एले थी। उसने अभी राहुल को नोटिस नहीं किया था और वो जोआना के पास अभी भी बड़बड़ा रही थी। मुझे लगता है कि हमारा 6-7 साल का रिश्ता एक मूर्ख के लिए टूट गया, ये बहुत अफसोस की बात है। एले बोली। जोआना। एले कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र थोड़ी दूर खड़े राहुल पर पड़ी।